नमस्कार। इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में हैं। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कहें एआई एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगी। इसी तरह का समिट 2023 में भी ब्रिटेन में हुआ था और 2024 यानी कि बीते साल साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था। और इस समिट को एआई का महाकुंभ माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका और चीन समेत दुनिया भर के 90 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि इस समिट में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच इन दिनों एआई को लेकर छिड़े युद्ध जैसी स्थिति के बीच फ्रांस में होने वाले इस एआई सम्मेलन में भारत की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अहम मानी जा रही है। सबकी नजरें भारत पर हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि सबकी नजरें भारत पर बनी हुई हैं? पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर क्यों हैं? इंडिया का एआई प्लान आखिर है क्या? जिस एआई को लेकर लोगों के मन में डर था उसे तो पीएम मोदी ने बहुत ही आसान शब्दों में बिल गेट्स तक को समझा दिया था। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में किसी भी देश की बड़ी जरूरत बन गया है। भारत पेरिस में एआई के मामले में बड़ी भूमिका निभा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत को वो अहम देश माना है जो एआई के विकास और उसके दुरुपयोग पर रोक में सार्थक भूमिका निभा सकता है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी की मौजूदगी से भारत की तकनीकी ताकत को ग्लोबल फोरम पर उभरने का भी मौका मिलेगा। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इन तमाम विषयों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है अब, जहां वो अब से कुछ ही देर के बाद एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण दुनिया तेजी से बदल रही है और लोगों की निजता, पूर्वाग्रह और रोजगार पर खतरे जैसी समस्याओं को लेकर चिंताएं भी पैदा हो रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री विश्व के दूसरे नेताओं के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित करने और उत्तरदायित्वपूर्ण एआई के विकास को बढ़ावा देने के मुद्दों पर बातचीत करेंगी। शिखर सम्मेलन में एक घोषणा पत्र और एआई फाउंडेशन पर महत्वपूर्ण घोषणा भी जारी होने की उम्मीद है। सम्मेलन में 100 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। कई देशों के प्रमुख, सरकार प्रमुख और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। एआई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत कई स्टार्टअप और तकनीक को विकसित करने पर भी जोर दे रहा है। रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, ट्रांसलेशन में भारत के कई एआई स्टार्टअप पहले से ही काम कर रहे हैं। पीएम मोदी इसे और भी विस्तार देना चाहते हैं और निवेश को भारत में आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसे में ये समिट भारत के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया की नजरें इस समिट पर लगी हुई हैं। तो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर के बाद इसकी शुरुआत होने जा रही है फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसमें सह अध्यक्षता कोई और नहीं बल्कि भारत कर रहा है और भारत की तरफ से पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। तो क्या है ये एक्शन समिट और इसके जरिए क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती है, किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? और जैसा कि लगातार हम ये कह रहे हैं कि भारत के लिए और पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर क्यों बनी हुई हैं, भारत किस तरह से एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजन कुमार जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर राजन, आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर राजन, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को कहा कि ये जो एक्शन समिट है वो उसकी शुरुआत अब से कुछ ही देर के बाद होने वाली है। पीएम मोदी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी बात रखेंगे। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर क्यों हैं? भारत किस तरह से इस एआई की फील्ड में एक अहम रोल प्ले कर सकता है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है असीम। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में आप जान सकते हैं, बोल सकते हैं, तो वो अभी एक क्रांति के रूप में आने वाला है और प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। वहां पे 2 देशों का बोलबाला है, अमेरिका और चीन का।
ओके। और लेकिन जो दूसरे कंट्री हैं उनमें भी ये क्षमता है, लेकिन अभी तक उसका पूरा उपयोग और नहीं कर पाए, पहली बात यह। और यूरोप और भारत उसमें उस दोनों, यूरोप जानता है कि भारत के सहयोग से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें काफ़ी विकास की संभावना है, क्योंकि हमारे पास वो स्किल है। हमारे पास भले ही रिसोर्सेज थोड़े कम हो, R&D उस पर कम हो, लेकिन हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं, ये पूरे विश्व, सिलिकॉन वैली की मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने भारतीय वहां पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी क्षमता है और हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और दूसरा चीज यह कि अभी जो एक बहुपक्षीय जो समझौताएं हो रही थी पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से अमेरिका का रुझान कम होता दिख रहा है। आपने देखा कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट में भी प्रेसिडेंट ट्रंप सीधा नहीं आया और अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजने की बात की है। तो अमेरिका का जो कमिटमेंट था एक ग्लोबल लीडर के रूप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, और उसको जो एक चैलेंज कर रहा था चीन, इसके इसके विरोध में नहीं कहा कि एक तीसरा एक ग्रुप जो तैयार हो रहा है वो है भारत और यूरोपियन देश, जहां पे क्षमताएं हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पहले चूंकि अमेरिका उस ढंग का जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, उसमें जो एथिकल कंट्रोल होना चाहिए और जो अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए, वो अब अमेरिका से नहीं आ पा रहा है। तो वैसे में आपने देखा कि भारत को फ्रांस ने को चेयर के लिए बुलाया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि पश्चिमी देशों में, खासकर यूरोपियन देश, यह चाहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ का जो लीडर है उसको भी इसमें साथ रखें, क्योंकि जो ये ग्रुप जो है प्रजातांत्रिक ग्रुप है, और दोनों ग्रुप जो मल्टीलैटरल अलायंसेस हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, और जो कंट्रोल रेगुलेशन की बात होती है, इन दोनों के कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। इस कारण से आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी को उसमें सह अध्यक्षता के लिए बुलाया गया है, और ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। एक तो भारत के ग्लोबल लीडरशिप को दिखाता है, ग्लोबल साउथ का लीडर, और वैसे भी ग्लोबल साउथ के बियॉन्ड भी भारत अभी के समय ठीक में है। आर्थिक क्षेत्र में लीडर के रूप में देखा जाता है। तो लेकिन ग्लोबल साउथ और वेस्टर्न कंट्री का जो एक मूल्य जो जहां पे मिल रहा है, उसी के रूप में मैं देखता हूं इस समय को। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राजन, महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने कहा कि एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर आज की तारीख में भारत होगा आने वाले दिनों में, हम सभी जानते हैं, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका और चीन एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर इसमें काफ़ी आगे आगे बढ़ता जा रहा है। और डीप सीक हमने देखा है चाइना का, चैट जीपीटी अमेरिका की तरफ से, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि इस सम्मेलन में अमेरिका भी शामिल हो रहा है, चीन भी शामिल हो रहा है, और भारत तो को चेयर कर ही रहा है, ऐसे में जो चैट जीपीटी की बात हो या फिर डीप सीक की बात हो, इसमें भारत अभी उस तरह से रोल प्ले नहीं कर रहा है, आने वाले दिनों में करेगा। भारत किस तरह से अपनी बात रख सकता है? चाहे वो आपने कहा कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज अभी हैं नहीं, लेकिन हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स हैं। तो ऐसे में भारत अपने कौन से स्ट्रेंथ को, किस स्ट्रेंथ को इस फोरम पर रखना चाहेगा? देखिए, कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ दो पहलू होते हैं। एक तो कि उसके फायदे होते हैं, और दूसरा कि उसके मिसयूज की काफी संभावना होती है। जो मैं पहला तो यह कि ये सारे देश, फ्रांस, भारत और जितने भी देश वहां पे आए हैं, उसमें सारे पश्चिमी के देश हैं, और जो भी इसमें पोटेंशियल वो सारे हैं। तो वो उसमें पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की बात करेंगे, और दूसरा कि जो ये द्विपक्षीय कंट्रोल है उसको भी कहीं ना कहीं रोकने की बात करेंगे। क्योंकि अभी तो इसके लिए कोई रेगुलेशंस तो है नहीं मार्केट में। जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको लेके, और इसका एथिकल प्रयोग कैसे किया जाए, इसको लेके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। एथिकिसिटी को लेकर से बहुत दिनों से बात हो रही है, एथिकल यूजेस का हो, जनरेटिव प्लस अभी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसमें यह भी है कि मान लीजिए कि टेररिस्ट के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाए, मान लीजिए कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसमें विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस अगर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करने लगे, तो एक भयावह सी स्थिति पैदा मानवता हो, के लिए तो बहुत खतरा हो जाएगा फिर। बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हमारे लिए। ये एक, इससे बहुत फायदे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिसिन में इत्यादि, एजुकेशन में, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो वैसे में क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून होने चाहिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय नियम होने चाहिए जो सारे देश जिसको माने। तो इसमें जो पहल ले गया, तो इंडिया एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, और ये बहुत अच्छी पहल है। और फ्रांस के साथ हमारे पहले जो भी एग्रीमेंट्स हुए, जैसे सोलर अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, या पहले जो क्लाइमेट चेंज इत्यादि पे जो हमारे तो काफी सक्सेसफुल कॉपरेशन हुआ था फ्रांस के साथ। उसी परिप्रेक्ष्य में जो इन दोनों का जो लीडरशिप है, इसको यूरोप भी मानेगा, ग्लोबल साउथ के देश भी मानेंगे। अमेरिका के साथ सहयोग की भी बात होगी, लेकिन साथ साथ अमेरिका और चीन पे एक तरह से कंट्रोल की भी बात होगी, क्योंकि कुछ अभी दिन पहले हुआ था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लगाए गए थे, उसको हम वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लगाए थे, उसको वो निकाल देंगे और उस पर कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। इससे थोड़ी सी खतरे की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि पूरा कंट्रोल अगर कॉर्पोरेट का हो और उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं हो, प्राइवेट एजेंसी करें, तो वो फिर बेच सकते हैं कुछ एजेंसीज को दूसरे देशों में, टेररिस्ट एजेंसी उसको ले सकते हैं, या जो भी उस ढंग की संस्थाएं हैं वो उसको कंट्रोल करने लगेंगी। यह भी नहीं चाहता है यूरोप और भारत, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा बिल्कुल। अभी के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते हैं कि सारा डेटा का कंट्रोल या तो अमेरिका या चीन के पास हो। तो उस दृष्टिकोण से भी मैं इसको देख रहा हूँ कि इस ढंग के देश जो अगर सहयोग करते हैं आपस में, तो उसमें एक रेगुलेशन, ग्लोबल लेवल पे एक रेगुलेशन और कंसेंसस बनाने ठीक की है। कोशिश। लेकिन डॉक्टर राजन, जैसा कि आपने कहा कि अगर एआई जो अभी है मार्केट में, चैट जीपीटी की बात कर लें, डीप सीक की बात करें, सारी चीज़ें हैं, ऐसे में कोई फिजिकल बाउंड्री तो है नहीं, ये तो कोई भी यूज़ कर सकता है। हम बात कर रहे हैं जनरेटिव एआई की, उसका कोई डिस्ट्रक्टिव भी यूज़ कर सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती है, कोई इसका कोई फिजिकल बाउंड्री तो है नहीं। और जैसा कि आपने कहा कि यूएस के प्रेसिडेंट ने कह रखा है कि इसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशन को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको हटा दिया जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने लगाया था। ऐसे में खतरा तो है कि इस पूरे कोडिंग को कोई डिस्ट्रक्टिव तरीके से भी यूज़ कर सकता है। इसी के लिए इसी के कारण से इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। जैसे आपने देखा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसका यूज हिरोशिमा भी हो सकता है और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी हो सकता है। तो उसी तरह से इसके भी दो पहलू हैं, और इसके जो मिसयूज की जो संभावना है वो भी काफी खतरनाक है। डॉक्टर राजन, आप बार बार न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि 1945 के बाद से जो यूएन बना, और यूएन की आज की डेट में क्या स्थिति है वो हम सभी देख रहे हैं। कोई भी देश उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और तमाम चीज़ों की धमकियां देती रहती है इस तरह की न्यूक्लियर उसको लेकर। क्या वही स्थिति अगर एआई को लेकर हो जाए कि भाई हम अपने संप्रभु देश हैं, हमको आप क्यों रेगुलेट नहीं कर सकते, हम बनाएंगे इसको, ऐसी स्थिति में फिर क्या होगी? दिक्कत दूसरा है। दिक्कत असीम जी यह है कि इसको अमेरिका कंट्रोल करेगा, और चूंकि चीन के पास वो टेक्नोलॉजी डीप सीक, जिस पे आपने पहले भी काफी प्रोग्राम किया, तो अगर इन दोनों के पास अगर डेटा का पूरा कंट्रोल होगा तो अभी ठीक है। चाइना अभी बोल रहा है कि वो जो ओपन एआई, उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं है डीप सीक में, लेकिन कल के टाइम पे वो लाइसेंस लाएगा। तो इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये दोनों देश अगर कंट्रोल करेंगे तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेंगे, फ्यूचर के डेटा को कंट्रोल करेंगे। हम इतने, और जो डेटा है उसका मिसयूज होने की पूरा संभावना है, क्योंकि चाइना आप जानते हैं भारत का एक हॉस्टाइल कंट्री है, और कई अमेरिका भी उसको उसी तरह से देखता है। तो वैसे में इसके मिसयूज को कैसे रोका जाए, और डेटा के कंट्रोल को कैसे डेमोक्रेटाइज किया जाए, दूसरे देशों को भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके फायदे भी हैं। अगर मान लीजिए कि चूंकि अब जिस ढंग की टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर के साथ टेक्नोलॉजी के साथ आप यूज कर सकते थे, डीप सीक ने काफी डिसरप्ट किया है, और लोअर लेवल के टेक्नोलॉजी से भी आप उतने ही सक्षम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं। इससे भारत में संभावनाएं बढ़ी हैं कि भारत में हम वो चीज कर सकते हैं जो कि चीन ने किया है। लेकिन अगर चीन मान लीजिए कि कल के टाइम पे लाइसेंस लाने की कोशिश करता है, या डेटा को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता हो, और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और हमारे पास इसके रेगुलेशन के कुछ मैकेनिज्म नहीं है, ग्लोबल मैकेनिज्म नहीं हो, तो इसके काफी दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की भी जरूरत है, और साथ साथ में इसको रेगुलेटरी मैकेनिज्म में लाने की भी जरूरत है। और चूंकि नया टेक्नोलॉजी है, तो इसके कंट्रोल के कोई इंटरनेशनल रेगुलेशन नहीं है। तो पहले एक ये तीसरा इवेंट है। पहले आपने जैसे बताया बिल्कुल। कि साउथ कोरिया इंग्लैंड में हो चुका है, तो एक पहल है जिसमें कि इसके यूज को बढ़ाया जाए, लेकिन रेगुलेशन के साथ बढ़ाया जाए, जिससे कि इसके मिसयूज को किसी देश के द्वारा या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि के द्वारा, या फिर एक ऑटोनमस इंटरफेरेंस भी हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लीजिए कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता हो, स्पेस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता हो, और अपने वो खुद डिसाइड करने लगे ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना, तो यह भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। यही सारे चैलेंजेस तो हैं डॉक्टर राजन। ऐसे में क्या आपको लगता है कि चलिए अभी शुरुआती स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, ऐसे में आज की इस बैठक के जरिए इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि देखिए अभी ये बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज में है, और एआई जो है वो किन क्षेत्रों में शुरू में काम करे, बाद बाकी आने वाले वर्षों में ठीक है इसको आप वास्ट कर सकते हैं, इसका दायरा बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ये इन क्षेत्रों में ही काम करे, और उस पर क्या फिर रिजल्ट आते हैं, आउटकम आता है, उस पर हम डिसाइड करेंगे कि फिर इसको और किन क्षेत्रों में फैलाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये तो असीम जी, ये सबके पास अवेलेबल है के समय में। जिसके पास भी मोबाइल और आपके पास टेक्नोलॉजी है, बेसिक टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है, तो आप डीप सीक का प्रयोग कर सकते हैं, चैट जीपीटी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मेटा का जो दूसरा है वो सारी चीज आप नहीं, प्रयोग कर लेकिन सकते जब गवर्नमेंट के लेवल पे इस तरह के यूज होने लगे तब की बात मैं कह रहा हूँ।
जी, तो गवर्नमेंट भी इसका प्रयोग कर रही है। आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, सारे ड्रोन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंट्रोल हो रहा है। आप कहीं भी सर्च करें तो सबसे पहला जो रिपोर्ट कोई भी आता है गूगल पे, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले इसलिए मैं कुछ कहा लाइन कि कोई कुछ तो दायरा हमें बनाना पड़ेगा ना, इस दायरे तक ही हम इसको ले सकते हैं। इसके आगे की बात हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस दायरे में अभी हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि किस ढंग से अब इसमें दिक्कत यह भी है कि मान लीजिए अमेरिका और चीन इसको कंट्रोल करेगा तो वो अपने नैरेटिव को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अपना ठीक। अमेरिका अपने तरीके से पूरा जो उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नैरेटिव है उसको फैलाएगा। चीन अपने नैरेटिव को फैलाएगा। तो हम उसमें और यूरोपियन कंट्री हैं वो उसमें पीछे छूट जाएंगे। तो इस कारण से इसका कंट्रोल भी और इसका डेमोक्रेटाइजेशन दोनों ज़रूरी है। और इन्हीं सारे मुद्दों पर मुझे लगता है कि चर्चा की काफ़ी संभावना है। और हमारे साथ एक और खास मेहमान आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, डॉक्टर अशोक सज्जनहार, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस धन्यवाद। बहुत ही विशेष कार्यक्रम में। सर, हम चर्चा कर रहे हैं आज एआई को, और अब से कुछ ही देर के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई को लेकर जो एक समिट होने वाले, उसमें प्रधानमंत्री भी अपना संबोधन वहाँ पर देने वाले हैं। और इसमें सबकी निगाहें, जैसे कि हमने शुरू में कहा, कि भारत पर लगी हुई हैं, और को चेयर फ्रांस ने भारत को इस बार बनाया है। तो मेरा सवाल डॉक्टर राजन से भी यही था, और आपसे भी सर, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि भारत को चेयर बनाने के पीछे, जो कि इसमें बहुत सारे 100 से अधिक कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत को ही क्यों चुना गया को चेयर बनाने के लिए? इसके पीछे क्या आपको लगता है, क्या? देखिए, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं समझता हूँ कि आपका जो प्रश्न है बहुत ही वाजबी है, बहुत ही रेलेवेंट है। और उसमें 2-3 कारण, मैं बड़े कारण बताऊंगा जो क्यों फ्रांस ने ये सोचा होगा, जो क्यों भारत को हमें साथ मिलकर इसको सहयोग के साथ हमको चलना चाहिए। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ भारत और फ्रांस के जो अपने सामरिक संबंध हैं, अब हमने 2 साल पहले 25 साल हमने पूरे किए अपने सामरिक संबंधों का, सहयोग का। 1998 में हमने इसको अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लॉन्च किया था। तो अब 27 साल हो गए हैं। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सोच में सामंजस्य है, न केवल अपने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, परंतु अगर हम देखें भौगोलिक उसमें अपेक्ष में क्या हो रहा है, वहां पर कैसे बदलाव हो रहे हैं। और पिछले 5 साल में तो हमने देखा है बहुत ही ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। तो इसीलिए दोनों में एक, जिसे कहा जाए, बहुत कन्वर्जेंस ऑफ थॉट है, कन्वर्जेंस ऑफ आइडिया है, जो पूरे एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, भूगोल में, भूतल में क्या हो रहा है, इसको कैसे डील किया जाए, जियोपॉलिटिक्स में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, जो भारत में ही एक ऐसे आप इतना टैलेंट पाएंगे। आप देखिए, करीब 10,000 से ज्यादा हमारे यहाँ पर इंजीनियर्स हर साल में पैदा होते हैं, जो कि पूरे यूरोप में नहीं होता है जितना हम। आईटी भी, हर चीज के, मैं कहूँगा केवल आईटी के उस पर मैं सीमित नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका में देख लीजिएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो भी हैं, सीईओज हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, चेयरमैन हैं, बैंक्स हैं, वगैरह वगैरह, उन सबके फाइनेंशियल, फिनटेक में, सब में देखिए तो भारत का वहां पर बहुत ही जोर है, बहुत ही दबदबा है। तो इसीलिए एक तो वो क्षेत्र है जिसमें कि दोनों देशों में। लेकिन डॉक्टर सज्जनहार, एआई में तो भारत ने अभी बहुत कुछ अचीव नहीं किया है, बावजूद इसके को चेयर बनाना। देखिए, एआई में अभी अमेरिका के अलावा और किसी देश ने इतना अचीव नहीं किया। अभी ये तो एक स्टार्टअप हुआ है चीन से, जो डीप सीक। अदरवाइज उससे पहले, अगर आप 2-3 महीने से पहले अगर आप देख पाते, तो आप यही सोचते जो भाई अभी तो इसको, एआई को चलने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि आपने अभी मेरे विचार से इसके बारे में बातचीत भी की होगी, जानकारी भी दी होगी। जो पहला एआई समिट हुआ था इंग्लैंड में और ब्लेशली में, और वहां पर 2023 में, उसके बाद 2024 में साउथ कोरिया में हुआ। ये तीसरा है। तो मतलब अभी तो पूरी विश्व ये समझ रहा था जो अभी तो ये शुरुआत है, बहुत आगे जाना है। परंतु सामने एक जैसे झकझोर दिया है पूरी दुनिया को, जब डीप सी के लिए जो स्थितियां अभी हैं उसमें भारत अभी किस स्थिति में है, किस स्टेज पर है? क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी तो हमने उसके लिए एआई मिशन की शुरुआत की है, स्थापना की है, उसके लिए फंड दिए जा रहे हैं, कुछ एक स्टार्टअप्स इसमें काम करने शुरू किए हैं। तो ग्लोबल फोरम पर, वैश्विक मंच पर भारत इस वक्त एआई के लिहाज से कहाँ खड़ा है? देखिए, मैं समझता हूं जो भारत ने कमर कस ली है, जो हमें इसमें करना है, हमें इसमें काम करना है। और फिर हमारे यहाँ पर तो देखिए,
फ्रूगल टेक्नोलॉजी, फ्रूगल इंजीनियरिंग, उसके लिए हम जाने जाते हैं। ठीक। तो इसीलिए हमारे पास चाहे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो, परंतु फिर भी हमने 10,000 करोड़ का हमने दिया है ये पूंजी AI मिशन के लिए। जी, हमने पूंजी इसमें लगाई है AI मिशन में। और मैं समझता हूं जो हमारे पास टैलेंट है, हमको किसकी जरूरत है, जब अगर हमको नए क्रिएटिविटी चाहिए, नया इनोवेशन चाहिए, तो मैं समझता हूं जो हमारे में कॉन्फिडेंस है। हमारी मदद सर आज की तारीख में कौन कर सकता है इस फील्ड में? देखिए, क्या चाइना, क्या अमेरिका? नहीं, चाइना तो बिल्कुल नहीं। चाइना तो नॉर्मल जो चीज़ें हैं, आपके जहाँ पर भारत का एक रोल होना चाहिए, जो कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देख लीजिएगा, सबसे बड़ी जनसंख्या, 5वीं अर्थव्यवस्था, 3रे नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंच रही है, परंतु चीन उसमें लगा हुआ है जो भारत को एंट्री ना मिले। किस प्रकार जो विश्व के बड़े बड़े वो मंच हैं उसके ऊपर नहीं आया जाए। उसके अलावा अगर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप देख लीजिएगा, छोटी चीज है, परंतु चीन आपको नहीं आने देता है उसमें। तो चीन से कोई उम्मीद ही ना चीन तो बिल्कुल ही नहीं आने देगा उसको। चीन तो हर मौके पर आपके सामने अटकलें लगाने वाला है और ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर बचा अमेरिका। जी, उसके बाद अमेरिका। परंतु फिर भी देखिए, डीप सीक का भी हमने कहा है जो हम उसको अपने यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, अपने सिस्टम्स पर, अपने सर्वर्स पर उसको लगाएंगे और उसको फिर प्रयोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। उससे खतरे भी होंगे सर? हाँ, नहीं, पर इसीलिए मैंने कहा जो हमने कहा अपने सर्वर्स में हम करेंगे, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो चीन के पास नहीं जाए। अगर हम अपने सर्वर्स पर डाउनलोड उसको नहीं करते हैं, तब हमारा डेटा है वो चला जाएगा और उसमें हमको नुकसान है। उसको हमको, क्योंकि हमारे पास देखिए टैलेंट के अलावा हमारे पास डेटा सबसे ज्यादा है, और कहा जाता है डेटा टुडे इज गोल्ड है। डेटा की सबसे ज्यादा वैल्यू है, सबसे ज्यादा कीमत है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो हमारे पास सभी कुछ है, हमको फोकस करने की जरूरत है। अभी हमने फोकस किया है स्पेस के ऊपर, अभी हमने फोकस किया है फिनटेक के ऊपर, हमको कितनी सफलताएं मिली हैं। ठीक है। और मैं समझता हूं इसमें भी हम अगर अपना ध्यान पूरी तरीके से लगाएंगे और ये चैलेंज देंगे, चुनौती देंगे, तो मेरे विचार से हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत जीनियस है, और वो जरूर इस पर खरे उतरेंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राजन, आप अभी रेगुलेशंस को लेकर बात कर रहे थे और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या चाइना किसी रेगुलेशंस को, अगर इस समिट के जरिए कुछ बातें निकल कर सामने आती है कि देखिए ग्लोबली हम एक रेगुलेशंस बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे और तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो उसको फॉलो करेंगे, क्या आपको लगता है कि आज के इस जियोपॉलिटिकल इस एज में क्या चाइना किसी भी रेगुलेशंस को फॉलो करेगा? क्या अमेरिका उसको फॉलो करवाएगा? अमेरिका खुद भी फॉलो करेगा और एक नई तरह की रेस फिर न शुरू हो जाए, जैसे बाकी चीज़ों में यूएस और चाइना के बीच में है? एआई को लेकर भी एक नई तरह की रेस अभी भी है और आने वाले दिनों में और भी शुरू हो सकती है? जी, निश्चित रूप से एआई का रेस बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तो आपने जैसे बताया कि अमेरिका सबसे बड़ा प्लेयर है, सर भी बता रहे थे सजन हार सर, और चीन उसके काफ़ी मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी करीब भी आ गया है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सब देश हैं वो भी उसमें लगे हुए हैं। अब चूंकि अभी उनका अटेंशन, सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही थी इन देशों के पास, जो देश भारत जैसे देश है उनके पास, कि जो अभी तक एआई हो रहा था उसमें एक जो सेमीकंडक्टर और जिस लेवल का ये टेक्नोलॉजी चाहिए था वो अमेरिका किसी को नहीं देना चाह रहा था। चीन को भी उसने निर्यात करने से मना कर दिया था। तो चीन ने उसको डिसरप्ट करके जो लोअर लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर है उसके माध्यम से उसने जो टेक्नोलॉजी का विकास किया, जिस डीप सीक का जिस ढंग से उसने विकास करवाया, तो उसमें उससे लगने लगा कि उसको यूज करते हुए जो टेक्नोलॉजी अभी कंप्यूटर में यूज हो रहा है, भारत के पास भी है, उसको यूज करते हुए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दायरा है उसको काफी बढ़ाया जा सकता है और इससे भारत में संभावना, भारत और दूसरे देशों में भी काफी संभावनाएं बढ़े हैं। तो अब होने वाला यह है कि देखिए जो 2-3 चीजों की जरूरत होती है। मैं थोड़ा सा समझता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि वो हमारे कोर्सेस ये सब में भी इसको यूज करना पड़ता है। देखिए आपको आपके जरिए हमारे दर्शक भी समझेंगे आज। जी माफ कीजिएगा, मैं उसमें देखिए आपको 2-3 चीज चाहिए। एक तो कि वो जो आपके चिप्स हैं, एक सर्टेन टाइप्स ऑफ चिप्स चाहिए और वो हमारे पास कुछ हैं और कुछ आपको दूसरे देशों से सहयोग लेने की जरूरत है। जहाँ तक उसमें जो यूज होता है, जो प्रिडिक्टिव मॉडल है, मशीन लर्निंग होता है और लैंग्वेज लर्निंग मॉडल होता है, लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल होता है। तो उसमें जो यूज होता है वो स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है और हमारे पास जो स्टैटिस्टिशियन है, मैथमेटिशियन है, उनकी कोई कमी नहीं है और जो हमारे पास प्रोग्रामर हैं, कोडर्स हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं है। हमारे पास तो सर परम सुपर कंप्यूटर भी है।
जी लेकिन हमारा बहुत डिपेंडेंस अभी तक दूसरे देशों पे था, क्योंकि हम जो चिप्स मंगवा रहे थे दूसरे देशों से, ताइवान से या अमेरिका से या जापान से, दूसरे देशों से मंगवा रहे थे। अभी उसको और भी ज़्यादा जो हार्डवेयर है उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे जो कंट्री हैं अभी के टाइम पे टैरिफ और प्रोटेक्शनिज्म के मोड में जा रहे हैं। अमेरिका जा रहा है और धीरे धीरे चीन भी जाएगा, और उसको दूसरे देश भी फॉलो करेंगे। तो वैसे में आप दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रह सकते। तो आपको खुद वो जो हार्डवेयर है उसकी जरूरत है। सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास स्किल, टैलेंट, सॉफ्टवेयर सब अवेलेबल हैं और उसमें कोई कमी नहीं होगी। और अगर हम थोड़े से इंसेंटिवाइज R&D करवाते हैं यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, तो हम पूरी तरह से compete करने के लिए सक्षम है। बस इन्वेस्टमेंट की थोड़ी जरूरत है और इन सारे 3 चीजों की जरूरत है। लेकिन AI रेस बढ़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मान के चलें कि भारत को चीन तो बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा और अमेरिका भी रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा। तो हमें अपना इंडिपेंडेंट सॉवरेन ऑटोनोमस मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन अशोक सर, जैसा कि अगर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो फिर अभी भी हमारे पास डिपेंडेंसी चाइना पे है। जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में तो और भी डिपेंडेंसी चाइना और इस तरह की जो चीज़, जो देश हैं जहाँ से हम इस तरह के चिप्स को इंपोर्ट करेंगे या हार्डवेयर को इंपोर्ट करेंगे, हमारी डिपेंडेंसी और भी बढ़ जाएगी। देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स की जहां तक आप बात करते हैं तो केवल भारत की डिपेंडेंसी नहीं है चीन के ऊपर, पूरे वर्ल्ड की है, पूरी दुनिया की वो है। और फिर हमने देखा है जब अमेरिका ने अब राष्ट्रपति ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाए हैं चीन के ऊपर, तो उन्होंने, चीन ने भी जो उसका रिटेलिएट किया है, रेसिप्रोकेट किया है, उसमें उन्होंने केवल वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने वो बंदिश लगाई है, अंकुश लगाया है, क्योंकि उन्हें मालूम है जो क्या उनकी दुखती रग क्या है, कहाँ पर उनको ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए ये वाला तो चैलेंज, ये तो चुनौती रहेगी सामने, न केवल हमारे सामने परंतु और देशों के सामने भी। परंतु उससे भी देखा जाए तो और देशों में पॉसिबिलिटीज हैं। अभी हमारी तो शुरुआत है, तो हमें इतनी ज्यादा अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता नहीं होगी। और फिर दूसरा है, देखिए एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो चीन का, हम ये तो कहते हैं जो डीप सीक ने लोअर लेवल एनवीडिया के जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनको इस्तेमाल किया, परंतु ये भी कहा जाता है जो अमेरिका से वो शायद उनके जो हाई स्पीड, हाई रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी चिप्स जो हैं वो वहां से अमेरिका से सिंगापुर चले गए हों और सिंगापुर से उन्होंने वहां पर चीन ने इंपोर्ट कर लिए हों। और परंतु अब इनका भी कहना है जो चैट जीपीटी का जो हमारा ओपन सोर्स है, तो वहां से डीप सीक ने लिया है, वहां से उन्होंने डेटा किया कोई भी ले सकता है। जी, तो बहुत इसके बारे में ऐसी बातचीत हो रही है, परंतु हमारे पास भी अब हम अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो मैं समझता हूं जो और भी जो देश हैं उनके पास ज्यादा क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता मेरे विचार से भारत की है। वो किसके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे? जैसे फ्रांस की हम बात कर रहे थे, वो क्योंकि जिस प्रकार का रुख राष्ट्रपति ट्रंप का है, मैं अमेरिका का नहीं कहूंगा, क्योंकि अमेरिका की अगर पहली सरकार होती तो वो अपने अलायंस से, सहयोग से, पार्टनरशिप से वो इन चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन परंतु इन्होंने बिल्कुल डिसरप्ट कर दिया है वो सब। तो इसीलिए कोई ऐसी विश्वसनीयता, वो तो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जी जी, तो हाँ, हालांकि मेरा विचार है जिस प्रकार की वो पॉलिसीज कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप साहब, उससे तो अमेरिका ग्रेट नहीं होने वाला। आना चाहिए था मुझे लगता है इस तरह के समिट में। हाँ, परंतु वो जेडी वांस को लाए हैं। आई थिंक मे बी ही इज अ मोर रीजनेबल वॉइस, तो वो शायद थोड़ा सा इसके बारे में जो अगर कोई भी किसी भी प्रकार का, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म में तो राष्ट्रपति ट्रंप बिलीव नहीं करते, ऐसा लगता है। जिस प्रकार से उन्होंने विड्रॉ किया है पेरिस एग्रीमेंट से, WHO से, WTO को एकदम ही उन्होंने बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट बना दिया है, वो कुछ काम ही नहीं कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे, यूनेस्को से निकलने का सोच रहे हैं, ICC के ऊपर चैलेंज सर दोनों फ्रंट पे हैं। चाइना के साथ हम डील कर नहीं सकते हैं जी, अमेरिका इन चीजों को मानता नहीं है, फिर बच गए हम अकेले में, और अकेले में हमारे पास जो टैलेंट पूल हम उसी के भरोसे ये सब सारा पूरा विश्व है, पूरा विश्व है। उसके अलावा देखिए फ्रांस में भी है, फ्रांस के पास भी अपनी बहुत उनके इनोवेशन है सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज में, ब्रिटेन है, यूरोप में और देश हैं, बहुत देश हैं जिनके पास निश टेक्नोलॉजीज है, और ये हमको समझना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी वो तैयार रहेंगे। हाँ, उनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी
ये लग रहा है जो इस रेस में हमको पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो उसमें ना तो उनके पास अमेरिका का वो साथ ले सकते हैं, ना चीन का साथ ले सकते हैं। भारत, फ्रांस, इन सबको मिलकर कैसे हम कर सकते हैं। और भारत का बिल्कुल ही इसमें जो अप्रोच है बहुत ही सीधा है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। जो हमको एक ऐसा बनाना चाहिए जो हम ग्लोबल साउथ को भी इसमें लाना चाहते हैं। जो ऐसा नहीं होना चाहिए जो डिजिटल डिवाइड, जो पहले आप कहते हैं इंटरनेट में अब डिजिटलाइजेशन है, तो अमेरिका ये जो अमीर देश हैं उनके पास तो आ जाता है, परंतु जो नीचे वाले हैं, तो ऐसे एआई का भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मेरे विचार से बहुत देश इसको मानेंगे और इसमें सिक्योरिटी रहनी चाहिए, इसमें ऑथेंटिसिटी रहनी चाहिए। और वो भारत के पास उसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन यही बात क्या है डॉक्टर राजन की जो एक ट्रस्ट फैक्टर है कि भारत के साथ तमाम जो देश हैं अमेरिका इंक्लूड करके, वो एक भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर मानते हैं कि भारत कुछ भी करे लेकिन वो धोखा नहीं कर सकता है। वो एक उसके साथ एक ट्रांसपेरेंसी वाली सारी चीज़ें हैं और इसलिए भी फ्रांस ने, चूँकि हमारे सबके साथ अच्छे संबंध हैं, और इसलिए भी को चेयर बनाया गया ताकि एक जो कोई ट्रस्ट वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत के साथ। जी, जो विश्वसनीयता बनती है असीम, वो वर्षों के मेहनत के बाद बनती है। और फ्रांस के साथ हमने देखा कि काफ़ी बढ़िया ट्रस्ट डेवलप हुआ है। जब हमने और कभी फ्रांस ने हमें कई जगहों पे सहयोग किया। जैसे कि मैं बताऊं कि 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था भारत में, तो उसमें भी एक देश जो भारत को नहीं क्रिटिसाइज किया था वो था, पश्चिमी देशों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें फ्रांस था कि फ्रांस ने क्रिटिसाइज नहीं किया था। रशिया इत्यादि भी नहीं किए थे, लेकिन मैं पश्चिमी देशों की अगर बात करूँ तो सैंक्शन भी नहीं लगाया था। उसके अलावा जो बाद में कश्मीर इशू एक बार आया था, तो उस पर भी फ्रांस ने ओपनली भारत को सपोर्ट किया था। इसके अलावा जो सोलर अलायंस जो 2015 अगर मैं सही हूं तो जो सोलर अलायंस बना था, जिसमें कि भारत और फ्रांस ने काफी कोऑपरेट और उसको लीड किया था, वो एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाता है। और इसके अलावा देखिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि फ्रांस भी अपने आप को एक इम्पोर्टेंट यूरोपियन कंट्री और अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक तरह से, जिसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है, स्वायत्तता की बात होती है, उसको फॉलो करना चाहता है। वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहता हर एक इशू पे, रूस में भी के इशू पे या दूसरे इशूज पे भी। तो वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो भारत भी चाहता है कि हम सहयोग करते हैं लेकिन अमेरिका के साथ भी, लेकिन अलायंस पार्टनर बनने की बात नहीं करते हैं क्वाड में। और हम ये नहीं चाहते कि हम जूनियर पार्टनर किसी का बने। तो इन सारे देशों, बहुत सारे मूल्य हैं जिसपे हमारे कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। जो इंडो पैसिफिक में जो कॉपरेशन है वो भी अभी बढ़ता जा रहा है, स्पेस कॉपरेशन है, न्यूक्लियर कॉपरेशन है। तो फ्रांस के साथ हमारे काफी अच्छे संबंध है और काफी विश्वसनीय संबंध है। लेकिन अशोक सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से अभी बाकी चीज़ों को लेकर बहुत सारे अलायंस ग्लोबली एग्जिस्ट कर रहा है, क्या इस समिट के बाद हम ये कह सकते हैं कि एआई को लेकर भी एक एआई अलायंस बने जिसमें कि तमाम जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है वो रहें? क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या थ्रेट्स होंगे, इस पर चर्चाएँ की जाएँ, फंडिंग कहाँ से हो, टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें, बातें इस पर हो, कोई अलायंस, फॉर्मल अलायंस की डिक्लेरेशन हो सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ जो अलायंस ऐसा तो नहीं होगा जो एक ऐसा अलायंस हो किसी दूसरे के विरुद्ध खड़ा हो जाए। मैं समझता हूँ जो सभी जो यहाँ पर आएंगे, एक डिक्लेरेशन आएगा जो सभी देशों को वो फॉलो करना चाहिए, और फिर उसके बाद ग्लोबल बॉडीज बनेंगी, इंटरनेशनल बॉडीज बनेंगी, यूनाइटेड नेशंस के अंडर कोई ऐसी एजेंसी बन सकती है, जैसे हमने देखा है, जो चाहे एनवायरनमेंट हो या फिर ह्यूमन राइट्स हो या फिर और प्रकार की हैं। यूएन की स्थिति भी हम देख रहे हैं, यूएन की स्थिति कौन मान रहा है बातों को? यूएन की बातों को तो कोई मान ही नहीं रहा है। नहीं, वो तो है। देखिए, वो है, हम उस क्षेत्र में देखते हैं पीस एंड सिक्योरिटी के, उसमें कोई नहीं मानता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हम देखते हैं उसका बिल्कुल भी वर्चस्व खत्म हो गया है, क्योंकि वहां पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इंडिया में कई बार कहा कि रिफॉर्म होने की जरूरत है। रिफॉर्म होने की जरूरत है, और शायद एजेंसीज में भी है, परंतु आप और जगह देखिएगा, चाहे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, इस प्रकार की और बहुत एजेंसीज हैं जो कि अंडर कवर काम करती है, मतलब इन द सेंस बिहाइंड, हाँ, वो अपना काम कर रही हैं, ठीक तरीके से काम कर रही हैं। तो उनको इस प्रकार की यहाँ पर भी ये टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसमें उसके साथ कैसे डील किया जाए, तो सभी को साथ में लेकर चलने की जो बात है, मेरे विचार से, देखिए, ये मैं आपका कहना बिल्कुल ठीक मानता हूं, जो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी उसको जो दायित्व दिया गया है उसको पूरा नहीं कर रहा है, परंतु उसके अलावा
हमारे पास अभी कोई विकल्प नहीं है। जब अगर ये बदलाव होता है, अब हम देख रहे हैं जो ट्रांजिशन हो रहा है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर का ट्रांजिशन हो रहा है, अभी हम बीच में हैं, परंतु अभी भी हमारे पास केवल ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसके थ्रू हम एक सहयोग से काम कर सकते हैं। ठीक है। और हमारा काम है सहयोग से काम करना, आगे ले जाना इसे। लेकिन सर अभी जो बातें हो रही एआई को लेकर उसमें कंस्ट्रक्टिव से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बातें हो रही है। लोग उसी को लेकर चिंतित भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मानवता के लिए कोई खतरा न पैदा कर दे जिन जिन हाथों में और जिन जिन देशों ने इसको बनाया है। तो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों से ज़्यादा जो चर्चाएं हो रही हैं वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ों को लेकर हो रही है, और उसको लेकर हर कोई काफ़ी डरा भी हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ऐसे में मेरा सवाल कि कैसे होगा फिर अगर कोई ऐसी चीज़ें कोई बना लेता है कोई कंट्री अपने इस एआई के ज़रिए, हम उसको कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि तब तक तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, उसका नुकसान हम भुगत चुके होंगे। जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैं इसको ऐसे ही समझता हूं, जब इंटरनेट आया, अब इंटरनेट का आप प्रयोग कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिवली कर सकते हैं, नेगेटिवली भी बहुत कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी भी आपको मिल सकती है, न्यूक्लियर वेपन्स भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कैसे आप उनके ऊपर रोक लगाएंगे जो इनको न्यूक्लियर वेपन्स को ऐसे हाथों में नहीं जाने दिया जाए, है आतंकी हाथों में नहीं जाने दिया जाए, जिससे कि वो किसी भी देश के विरुद्ध खड़े होकर उसके ऊपर अपना जो कुछ वो कहते हैं उसको वो मनवा सकें। तो इसी के लिए हमको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए। तो आपने देखा है जो यहाँ पर अमेरिका के भी उपराष्ट्रपति हैं, चीन के भी उपराष्ट्रपति हैं, तो जो भी बातचीत होती है उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा और देखा जाएगा और सबकी क्या कंसर्न्स हैं। और मेरे ख्याल से ये वाले जो दो देश भी हैं ये भी चाहेंगे, क्योंकि अगर चीन ये चाहता है हम कुछ कर लें तो उन्हें ये भी मालूम होगा जो और भी देश उनके विरुद्ध कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए सभी अपना कुछ जिसे वो कहा जाता है सब्सिडियरी पावर्स, थोड़ा पावर दे देते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि हमें भी उसका वो सांत्वना रहे, उसका हमें कॉन्फिडेंस रहे जो हमारे विरुद्ध भी इसका इस्तेमाल नहीं होने वाला है। लेकिन डॉक्टर राजन, चूंकि ओपन सोर्स एआई की आपने बात की और डीप सीक ने उसका काफ़ी फ़ायदा भी उठाया, क्या लगता है कि फ्यूचर में अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो, और अगर कहीं नेगेटिव बातें आती हैं तो क्या लगता है कि ओपन सोर्स एआई पे भी बातें हो सकती है? इसको कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि जो नेगेटिव जो लोग हैं या फिर जो इसका गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके हाथों में ना जाए? देखिए, ओपन सोर्स नाम तो सही है, लेकिन ये कंप्लीटली ओपन ना तो चैट जीपीटी है और ना ही डीप सीक है, मैं बता दूं। क्योंकि अगर डीप सीक से आप पूछते हैं कि त्यामा स्क्वायर पे क्या हुआ था 1989 में, तो वो जवाब नहीं देता है। तो इसका मतलब है कि वो पूरा ओपन नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी नैरेटिव के माध्यम से या किसी न किसी दिमाग से वो कंट्रोल हो रहा है। उसी तरह से चैट जीपीटी में तो अब तो लाइसेंस है। आप जानते हैं कि चैट जीपीटी का अगर बेहतर प्रयोग, मतलब लेटेस्ट प्रयोग जो टेक्नोलॉजी उसका करना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। और इसका मतलब है कि लाइसेंस खरीदने मतलब सारा जो डेटा है उसको भी, आप जो डेटा उससे प्रॉम्प्ट पूछ रहे हैं उसको भी आप वो कंट्रोल करेगा। तो पहला तो जो डेवलप कर रहे हैं वो भी अपने कंट्रोल को नहीं छोड़ रहे हैं। यह जरूर है कि जो बेसिक मिनिमम यूज है वो ओपन कर रहे हैं, वो दूसरे के लिए अवेलेबल। आप कुछ चाहे डिजिटेशन लिखवा लें, बुक लिखवा लें, एंकरिंग करवा लें, तो ये सारे चीजें अभी के समय में संभव है, जिसका कि बहुत ज्यादा फैलने वाला है। जहां तक नेगेटिव इसके इम्प्लीकेशंस की बात करूं तो एक तो वह है कि ये किसी ऐसे देश जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करता हो या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि खुद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो मान लीजिए कि कल के समय में ये उसमें प्रॉम्प्ट दे के पूछे कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना सकता हूं, मुझे पूरा कोड बताओ, पूरा उसका स्टेप बाय स्टेप ये बताओ। तो इस ढंग की चीज के आने की संभावना है। एक तो यह सबसे बड़ा खतरा है और इसके लिए रेगुलेशन जरूरी है। लेकिन इससे भी बड़ा एक खतरा है, और मैं एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं, जो कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वह भी बोल रहे हैं कि अभी आप चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं कि आप उसमें प्रॉम्प्ट देते हैं और प्रॉम्प्ट के बाद वो अपने हिसाब से जो डेटा को प्रेडिक्टिव मॉडल बोलते हैं कि उस हिसाब से क्या डेटा सबसे अप्रोप्रिएट होगा वो डेटा आपके सामने प्रोवाइड करता है। दिक्कत यह है कि डर यह है कि फ्यूचर में बोला जा रहा है कि वो जो आप प्रॉम्प्ट देते हैं वो प्रॉम्प्ट देने की जरूरत भी नहीं होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को प्रॉम्प्ट दे देगा और फिर कोई एक्शन ले सकता है। अब मान लीजिए कि आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, यही तो सर सबसे बड़ी चिंता यही तो है कि आपके ऑर्डर कोई नहीं मानेगा, वो खुद अपनी बुद्धि लगाएगा। जी, तो ये सबसे बड़ा रोकना चाहेंगे, वो कहेगा मैं रुकूंगा नहीं।
ये और जो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को बोल रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा अभी डिस्टेंट लगता है ये चीज़, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और मान लीजिए कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक कर दिया कि सर्टन कंडीशंस में इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अब वो खुद से अगर प्रॉम्प्ट दे के सर्टन एक्शन ले ले और एक्टिवेट कर दे तो इस ढंग के खतरे जो हैं काफ़ी भयानक हो सकते हैं। तो इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय जो मीटिंग हो रहा है उसमें ये एक बहुत बड़ा इशू है कि कैसे उसको रेगुलेटेड तरीके से किया जाए जिससे कि इसके दुष्प्रभावों को नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन अशोक सर वही घूम फिर के वही बातें आ जाती है कि हम इसको रेगुलेट कैसे करें, कोई भी देश उसको कैसे रेगुलेट करे, क्योंकि अगर वो अपने आप में मशीन लर्निंग और सारी चीज़ें खुद से ही अपने आप को ऑर्डर देने लगे, जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो उसकी बातों को ना माने, उसके ऑर्डर को ना माने, वो कहे कि नहीं भैया आप अपनी जगह ठीक है लेकिन मेरे पास बुद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे पास है, मैं आपकी बातों को नहीं मानूंगा और मैं ये काम करके ही रहूंगा, ऐसी स्थिति में फिर चूंकि डर इसको लेकर काफ़ी है। देखिए मेरे विचार से तो इसमें मतलब अब जैसे आगे इसका और विस्तार होगा और ज्ञान बढ़ेगा और समझ बढ़ेगी, तो इसको जो वो कहते हैं एल्गोरिदम्स जी, वो जैसे वो करेंगे, क्योंकि उसी से बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी गाइडेंस है, उसी से उसको दिया जाता है, सिस्टम को दिया जाता है। वो सर उससे भी आगे बढ़ जाएगा क्योंकि उसके पास खुद बुद्धि आ गई अब वो उस बात को समझ रहा है कि आप हमें क्या इनपुट दे रहे हैं और हमें क्या आउटपुट देना है और हम आपकी बात को कहाँ तक मानेंगे और कहाँ तक नहीं मानेंगे। हाँ, मेरे विचार से इस ऐसे केसेस में गार्ड रेल्स को करना पड़ेगा। देखिए जैसे पहले ये भी हुआ था जब वो एक भेड़ को, डॉली को क्लोन कर लिया गया था और उनका ये तो पूरे सबका डीएनए वो हो जाएगा, उसमें वो ले आएंगे और एकदम ये तो मेडिकल साइंस से जो डीएनए हैं ह्यूमन बीइंग्स में, इंडिविजुअल्स में, उसको चेंज कर दिया जाएगा। पर आपने देखा है जो उसका क्या असर हुआ, अभी उसके 20 साल हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो किया गया वगैरह वगैरह, बात भी नहीं करता उसको। हाँ, उसके बारे में बात ही नहीं करता है। तो मैं समझता हूँ जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, भारत में भी आप देखिए 1980 में जो कंप्यूटर आए थे तो उसमें क्या बवाल होने वाला है, क्या उसमें एकदम उथल पुथल हो जाएगा हमारी पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन का, सिविल ये सोशल कंडीशंस का कैसे एकदम उथल पुथल हो जाएगा। परंतु हमने देखा है जो सोसाइटी उसके साथ डील कर लेती है और उसको अपने उसमें समा लेती है जो कुछ भी है। तो अभी भी मैं समझता हूँ जो जैसे ही अब टेक्नोलॉजी बन रही है उसके लिए कुछ गार्ड रेल्स बनेंगे, उसके लिए कुछ आप काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं इसको लेकर। जी, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हमारे फायदे के लिए, हमको फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो चर्चाएं अशोक सर अभी हो रही हैं कि अभी जब एआई जितना भी आया है हमारी सोसाइटी में ग्लोबली, उसने जॉब्स को खाने शुरू कर दी हैं, नौकरियों पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जी नहीं, बिल्कुल ये तो एक चैलेंज है। देखिए जब भी कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आती है तो वो डिसरप्ट तो करती है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको डिसरप्ट करेगी। परंतु ये कहा गया, ये देखा गया, एम्पिरिकल ये वाली एक्सपीरियंस से ये मिला है, अनुभव से ये मिला है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है उसने कुछ जॉब्स तो खत्म किए हों परंतु फिर क्रिएट करता है और एट हायर लेवल जिससे कि जो उनकी ऊर्जा, वो कमाने की जो क्षमता है वो और ज्यादा हो जाती है। तो नंबर भी बढ़ता है और कमाने की क्षमता भी और बढ़ती है। तो इसीलिए जनरल वेलफेयर सोसाइटी में बाय एंड लार्ज अगर आपको चेंज के लिए आपको तैयार होना चाहिए, आपकी जो जनता है उसमें एजुकेशन होना चाहिए, इतना स्किल्स होने चाहिए, जो गवर्नमेंट है वो उसको स्किल्स में इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं जो अगर आप पीछे हाथ रखकर बैठ जाएं जो ये तो अब आ गया है, अब हम इसका क्या करें, तो इससे नहीं फायदा होगा। परंतु हमने देखा है भारत में भी और भी बहुत देशों में उन्होंने ये टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया है, अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर किया है और जॉब्स क्रिएट किए हैं और हायर लेवल ऑफ अर्निंग पर जॉब्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है डॉक्टर राजन, चूंकि को चेयर कर रहा है भारत में भी एआई मिशन की शुरुआत हो चुकी है, इसके लिए फंडिंग की व्यवस्था की गई है बजट के जरिए। लेकिन जिस बात का जिक्र अशोक सर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो जो एक हाई टेक और हाई लेवल की जो पढ़ाई लिखाई है इस पूरे एआई को लेकर और जो हमारा वर्कफोर्स है वो अभी वो काबिल है, उसके काबिल हम बना पाए हैं, कैसे हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे?
देखिए, जहाँ तक काबिलियत की बात है तो हम बिल्कुल काबिल हैं और हमारे पास वही सारे स्किल्स हैं जो कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग हो रहा है अमेरिका में या चीन में। जहाँ पे दिक्कत है मुझे लगता है थोड़ी सी कि तो वहाँ पे एक हमारे पास R&D पे जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मुझे लगता है कि उसकी कमी है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जो हम ट्रेन कर सकते हैं अपने जो बच्चे हैं उनको सारे यूनिवर्सिटी में अभी के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होती है। मैं बता दूं हमारे यूनिवर्सिटी में ट्रेन किया जाता है बच्चों को कि कैसे इसमें डेवलप करना है, कैसे प्रोग्रामिंग करना है और हमारे कई कलीग्स उसको पढ़ा रहे हैं। वो छोड़िए, अभी तो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी इत्यादि में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोर्सेस हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि किस ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रयोग करते हुए डॉक्टर राजन, मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये हमें सीधी तस्वीरें मिल पा रही हैं पेरिस से, जहाँ प्रधानमंत्री जो AI एक्शन समिट है वहाँ पे उस कार्यक्रम स्थल पर पहुँच चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें AI एक्शन समिट और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में पहुँच चुके हैं ग्रैंड पैलेस। और इस ग्रैंड पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये समिट, और जैसा कि हमने कहा कि 100 से अधिक देश सुंदर पिचाई। आप तमाम जो IT से जुड़े जो लोग हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े जो लोग हैं, जो दिग्गज हैं, उनको आप देख सकते हैं। और चूंकि भारत को चेयर है इस AI एक्शन समिट में, इसलिए एक तरफ फ्रांस होस्ट कंट्री और दूसरी तरफ को चेयर के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, और 100 से अधिक देश जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसा है आज का वर्तमान में AI, भविष्य में किस तरह का रुख करेगा ये AI, किस तरह से हमें इससे सीखने की ज़रूरत है, क्या जनरेटिव हम इस कंस्ट्रक्टिव तरीके से AI का यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है उस पर हम डिबेट और डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, रूल्स को लेकर, रेगुलेशंस को लेकर, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, ये तमाम ऐसे बिंदु और पॉइंट्स हैं जिन पर कि आज बातचीत और आज इस पर चर्चा आपसे कुछ ही देर के बाद होगी। प्रधानमंत्री भी इस प्लेनरी सेशन को आपसे कुछ ही देर के बाद संबोधित करने वाले हैं। हमारे पास जो सूचना आई है, आपसे कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और AI को लेकर जो वैश्विक चिंताएं हैं, उन वैश्विक चिंताओं को भारत किस तरह से एड्रेस कर सकता है या फिर भारत किस तरह का रोल प्ले कर सकता है, इसको लेकर भी चर्चाएं अब से कुछ ही देर के बाद होंगी। तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो तमाम जो नेता हैं और टेक इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों, तमाम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पेरिस से, फ्रांस की राजधानी पेरिस से, जहाँ AI एक्शन समिट में भाग लेने के लिए और इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और क्या कुछ भारत इस विषय में सोचता है, AI को लेकर भारत की क्या सोच है, भारत इस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है। President of the European Commission, Mr. Vice President, Deputy Prime Minister, ladies and gentlemen, dear guests, dear friends, just a quick word to say how delighted we are to welcome you here yesterday. Many of you had conversations and engaged in dialogue yesterday here at the Grand Palais, which was built for the World Expo in 1900 and showed how France is committed to progress and science. And it's the first time that this newly renovated pavilion, the Palais d'Antin, has been made open once again to the general public. So it was built, this pavilion was built in 1937. It was Mr. Perrin, who was a Nobel laureate for chemistry, and he was convinced that by demonstrating to the French and to the world what science can do, we could convince them to embrace progress and therefore have science serve the interests of humanity. And I think that is our challenge with artificial intelligence, which is to ensure that these incredible
technological innovations with new computing power, that all of the incredible advances of AI and its implications in various sectors be in the interests of humanity in a world that is disrupted by crisis. Thanks to open dialogue, we're lucky enough to have India, the US, China, Europe, the African continent, and the Latin American continent here. We have heads of state and government, researchers, civil society, entrepreneurs, investors, and that gives us an opportunity to engage in dialogue and to advance on this path of understanding science and ensuring that it serves collective progress. I won't be much longer. I'm incredibly pleased to have you here at this summit, which I co-chair with Prime Minister Modi. And so, dear Prime Minister, dear Narendra, I'm actually going to give you the floor now so that we can hear from you and hear what India has to say to the world on AI. Thank you very much for being here. Excellencies, friends, let me begin with a simple experiment. If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. Because that is what the training data is dominated by. It shows that while the positive potential of AI is absolutely amazing, there are many biases that we need to think carefully about. That is why I am grateful to my friend, President Macron, for hosting this summit and for inviting me to co-chair it. Friends, AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore,
there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. But governance is not just about managing risks and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good. So, we must think deeply and discuss openly about innovation and governance. Governance is also about ensuring access to all, especially in the global south. It is where the capabilities are most lacking, be it compute, power, talent, data, or the financial resources. Friends, AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture, and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. To do this, we must pull together resources and talent. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data sets free from biases. We must democratize technology and create people-centric applications. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. And we must also ensure that technology is rooted in local ecosystems for it to be effective and useful. Friend, loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. Friends, there is no doubt that the high energy intensity of AI needs to be looked into. This will require green power to fuel its future. India and France have worked together for years through initiatives like the International Solar Alliance to harness the power of the sun. As we advance our partnership to AI, it is a natural progression from sustainability to innovation to shape a smarter and responsible future. At the same time, sustainable AI
does not only mean using clean energy. AI models must also be efficient and sustainable in size, data needs, and resources requirements. After all, the human brain manages to compose poetry and design spaceships using less power than most light bulbs. Friends, India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost. It is built around an open and accessible network. It has regulations and a wide range of applications to modernize our economy, reform governance, and transform the lives of our people. We have unlocked the power of data through our data empowerment and protection architecture. And we have made digital commerce democratic and accessible to all. This vision is the foundation of India's national AI mission. That is why, during our G20 presidency, we built a consensus on harnessing AI responsibly for good and for all. Today, India leads in AI adoption and techno-legal solutions on data privacy. We are developing AI applications for public good. We have one of the world's largest AI talent pools. India is building its own large language model considering our diversity. We also have a unique public-private partnership model for pooling resources like compute power. It is made available to our startups and researchers at an affordable cost. And India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all. Friends, we are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior in intelligence to humans, but no one holds the key to our collective future and shared destiny other than us humans. That sense of responsibility must guide us. Thank you.
Merci, Monsieur le Président. Thank you, Prime Minister. My name is Alex. तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे। पेरिस से प्रधानमंत्री ने एआई एक्शन समिट को संबोधित किया। बहुत सारी अहम बातें कही, हम आपको बताना चाहते हैं वो कौन कौन सी अहम बातें कही जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, और पूरे वैश्विक स्तर पर भी इन तमाम विषयों पर चर्चाएं की जा रही थी। उन्हीं बातों को रेखांकित करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा एआई जो है, ये देखिए बड़ी बातें क्या रही। समिट की मेजबानी के लिए उन्होंने राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को चेयर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एआई के लिए एक कॉमन जो मूल्य नियमों की जरूरत है, साझा मूल्य नियमों की जरूरत है, ताकि इसको सभी मान सके, इस पर आगे बढ़ सके। ग्लोबल साउथ सहित सबके लिए उपलब्ध हो ये एआई और इसकी टेक्नोलॉजी, ये ग्लोबल साउथ सहित सबके लिए उपलब्ध हो, इस बात पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआई में लाखों जीवनों को बदलने की क्षमता है, इस बात पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वास यानी कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम हो। अविश्वास और पारदर्शिता, जो कम पारदर्शिता है उसकी बात बिल्कुल ना हो, विश्वास और पारदर्शिता की बात हो। साइबर सिक्योरिटी और डीप फेक की चुनौतियों पर भी तमाम जो देश है उस पर मंथन करें, साइबर सिक्योरिटी को लेकर और डीप फेक को लेकर। एआई केंद्रित भविष्य के लिए कौशल विकास पर, जी हाँ, जो टेक्नोलॉजिकल एनहांस डेवलपमेंट है उस पर भी और किस तरह से हम बात कर सकते हैं उस पर भी तैयारी होनी चाहिए। भारत ने सक्षम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया है, डीपीआई तैयार करके दिया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जन कल्याण के लिए एआई तकनीक विकसित कर रहा है भारत। जी हाँ, तो भारत जो एआई विकसित कर रहा है वो जन कल्याणकारी तकनीक है और उसको भारत विकसित करने का काम कर रहा है। तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने इन तमाम बातों के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इनोवेशन की बात हो, ग्लोबल गुड हम कैसे बना सकते हैं और गवर्नेंस, इन तमाम विषयों पर भी बातचीत करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ में जो क्षमता है और तमाम चीज़ों की कमी है, इसलिए भी हम उस ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इसका एक जो सदुपयोग हो सकता है वो हेल्थ केयर के क्षेत्र में, एडुकेशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में एआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और एक बार हम, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है, तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों के लिए, उनकी समझ के लिए बताना चाहते, दिखाना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस संबोधन में क्या कुछ अहम बातें कही। आइए सुनते हैं। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks and build trust. तो ट्रस्ट की बात उन्होंने, प्रधानमंत्री ने उन्हें साफ तौर पर कहा कि ये जो एआई है और इसकी जो कोडिंग, जो लोग एल्गोरिदम जानते हैं, जो इसकी कोडिंग करते हैं, उन्होंने कहा कि इस सेंचुरी के लिए कोड फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए ये कोडिंग करने की बात प्रधानमंत्री ने कही कि हम किस तरह से एआई को इस सेंचुरी के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए हम उसमें कोडिंग करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि एक डीप इंटरडिपेंडेंसी है इन तमाम क्षेत्रों में और इसके लिए एक कलेक्टिव ग्लोबल एफर्ट की ज़रूरत है।
ताकि उसका जो इस्तेमाल है वो गवर्नेंस में कर सकें, और इसके लिए क्या हम स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। इनोवेशन का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, उन्होंने ग्लोबल गुड के लिए इसका इस्तेमाल करने की बात कही, गवर्नेंस इसके ज़रिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, और तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं ये उस दिशा में कैसे प्ले कर सकते हैं रोल, इस बात का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एआई जो है वो तमाम जो अलग सेक्टर्स है, चाहे वो हेल्थ की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर सकता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम जो रिसोर्सेज है उन तमाम रिसोर्सेज को एक साथ लाने की ज़रूरत है, ताकि एक कलेक्टिव एफर्ट के ज़रिए हम कोड फॉर ह्यूमैनिटी तैयार करें, ताकि उसमें सबकी भलाई हो सके। उन्होंने ये कहा कि हम वी मस्ट डेवलप ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्यों? क्योंकि इससे ट्रस्ट हम एक क्रिएट कर सकें और हम जो ट्रांसपेरेंसी है उसको ला सकें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो क्वालिटी डेटा है वो हम इसमें यूज़ करें, और पीपल सेंट्रिक एप्लीकेशन हो। ये जो भी एआई हम बनाएं, जो भी एआई मॉडल बनाएं, वो इंसानियत और पीपल सेंट्रिक हो, ताकि उसमें जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, उनका भलाई हो सके। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलग ख़तरे भी हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, वो एक बहुत अहम चैलेंज है अभी हमारे सामने। डिसइंफॉर्मेशन, जो गलत सूचनाएं हैं, वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और डीप फेक, हम जानते हैं किस तरह से जो डीप फेक की चैलेंज है उसका एक थ्रेट बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर एक स्थिति ये है कि कह रहे हैं लोग कि जो नौकरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बातें सही नहीं है पूरी तरीके से। उन्होंने ये कहा कि लॉस ऑफ जॉब्स नहीं, बल्कि एआई के थ्रू जो है हम और भी नई टेक्नोलॉजिकल जो जॉब्स हैं वो हम क्रिएट कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि न्यू टाइप्स ऑफ हम जॉब क्रिएट कर पाएंगे। हम स्किल और रीस्किलिंग पर हम ध्यान दें, इस पर हमारा जोर है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया, हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि चूंकि इस तरह के जो एआई मॉडल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली की खपत है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इस बात को आप फिर से समझिए कि इस तरह के जो एआई मॉडल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि क्या हम इस तरह की एनर्जी का जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हम ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो ये कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। हमारे साथ एक और मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी है। हमारे साथ प्रोफेसर उम्मू सलमा बाबा जी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की वो भी जानकार हैं। प्रोफेसर बाबा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत आप सभी ने सुना, प्रोफेसर राजन कुमार आपने भी सुना, अशोक सर आपने भी सुना। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस संबोधन को? क्या कुछ अहम बातें आपको नजर आई इस संबोधन में? अशोक सर। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भाषण था, क्योंकि उन्होंने एक ढांचा सा बना दिया। जो हम एआई एक्शन समिट में जो हम बात कर रहे हैं, शिखर सम्मेलन में हम बात कर रहे हैं, तो किस किस बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो एक तो उन्होंने कहा जो कुछ इनबिल्ट बायसेस होते हैं, शुरुआत उनकी इसी से हुई, जो कुछ इनबिल्ट बायसेस होते हैं हमको देखना होगा जो ये इनबिल्ट बायसेस ना रहे। दूसरा उन्होंने कहा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फायदा हो सकता है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के काम को और लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए इसमें इसका क्या योगदान हो सकता है। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, या वो शिक्षा का क्षेत्र हो, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसमें इसका क्या योगदान हो सकता है। दूसरा, इससे क्या नुकसान भी हमें हो सकते हैं, जैसे आपने स्वयं बताया भी, डीप फेक, डिसइंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, इसको हमने देखना होगा। उसके साथ उन्होंने बताया जो कैसे इसके साथ ये भी लोगों के दिल में, दिमाग में ऐसी भावना है जो इससे जॉब्स चले जाएंगे। तो जॉब्स का परिवर्तन तो जरूर होगा, परंतु उन्होंने कहा जो भी अभी तक टेक्नोलॉजी आई है, जो भी साइंस आया है, उससे काम खत्म नहीं हुआ है, काम और बड़ा है। हमको स्किलिंग और रीस्किलिंग में उसको करना पड़ेगा। न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स, जी, न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स आएंगे। और जैसे हम बात कर रहे थे, मेरे विचार से उनका जो लोगों की जिंदगी को बेहतर करने का, उसमें बहुत ही ये पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरा, उन्होंने ये बताया जो हमको कैसे ये भी सोचा जाता है जो ये ओवरटेक कर लेगा,
ह्यूमन इंटेलिजेंस को ओवरटेक कर लेगा, परंतु उसको ये हमको देखना पड़ेगा जो कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस को के आगे ये नहीं आ सकता है। फिर देखिए दो तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे हम डीपीआई भी कहते हैं ग्लोबल गुड के लिए है, सभी लोगों के फायदे के लिए है। वही उन्होंने कहा एआई भी फॉर गुड एंड फॉर ऑल। ऐसी हमको एप्लीकेशंस इसकी बनानी चाहिए जो सबको फायदा होना चाहिए। जिस प्रकार की हमने देखा है डिजिटल डिवाइड है, वैसी डिजिटल डिवाइड नहीं होनी चाहिए। आखिरी बात मैं इसमें यह कहूंगा, जो देखिए उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्योंकि इसमें एनर्जी की बहुत खपत होती है। यहां तक कि यह माना गया है जो अगर कुछ अगले साल 2030 तक करीब विश्व की 14% जो भी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है वो इनके लिए एआई को फीड करने में और उसको आगे ले जाने में उसका इस्तेमाल हो सकता है। सस्टेनेबल, उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल तरीके से, और उसमें भारत को बहुत महारत हासिल है क्योंकि हमने हर जगह पर बहुत ही फ्रूगल इंजीनियरिंग से अपने काम किए हैं। ठीक है डॉक्टर राजन, आपके विचार प्रधानमंत्री को आपने भी सुना, और जिस बात का जिक्र हम उनके संबोधन से पहले कर रहे थे जॉब को लेकर और इन तमाम चीज़ों को लेकर, प्रधानमंत्री ने उन बातों को एड्रेस किया। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए असीम, सबसे पहले तो आपको बधाई हो क्योंकि वो सारे प्रॉम्प्ट आप दे चुके थे, पहले डिस्कस कर चुके थे, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की थी। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं, कि ये एक जो प्रिडिक्टिव मॉडल है जिसमें कि आप मशीन लर्निंग के माध्यम से या लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसकी बात प्रधानमंत्री ने भी की, उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने प्रिडिक्ट किया था कि आज क्या डिस्कशन हो सकता है। तो उसकी जो मुख्य बातें थी प्रधानमंत्री की, उसमें असीम संभावनाओं की बात की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस ढंग से इसका जो दायरा है काफी व्यापक है। पॉलिटिक्स की बात करें, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिसिन इत्यादि क्षेत्रों में भी उसकी बात की। उसके बाद एक ग्लोबल गवर्नेंस का, उसके इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, उनकी बात की कि इसका कैसे प्रयोग अच्छे कामों में हो सकता है, बट इसके दुष्प्रयोग भी हो सकते हैं, तो उसकी बात की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी बात चर्चा आप पहले कर चुके थे, एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जो टेक्नोलॉजी है कि कैसे इसको पीपल सेंट्रिक बनाया जाए। और पीपल सेंट्रिक में भी उन्होंने खास जोर दिया कि जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं उसमें कैसे इसके जहां पे इसकी कमी है और इसको कैसे बढ़ाने की जरूरत है। तो इन सारी संभावनाओं पे प्रधानमंत्री ने बात की, और मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट एक इनॉग्रल एड्रेस था और बहुत ही पावरफुल मैसेज भी देने की कोशिश हुई है। और मैसेज यह भी दर्शाता है कि चूंकि एक वहां पे विकसित देश और उसके साथ जो को चेयर कर रहा है ग्लोबल साउथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर, तो ये सारे मैसेज ग्लोबल साउथ में भी जा रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी जा रहा है। और जो कलेक्टिव कॉमन गुड की बात की, तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है और एक अकाउंटेबिलिटी को समझने की जरूरत है, और जिसमें भारत लेने के लिए तैयार है। भारत एक लीडर के रूप में उस चीज को लेने के लिए तैयार है। इस बात को, इस मैसेज को उन्होंने काफी प्रभावशाली तरीके से वहां पे रखने की कोशिश की। ठीक है प्रोफेसर बाबा, आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री ने स्टार्टिंग में ही अपने संबोधन में कहा कि हम ये जो एआई बना रहे हैं और इसमें हम जो कोडिंग डालते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, कोड फॉर, उन्होंने कहा कि कोड फॉर ह्यूमैनिटी फॉर दिस सेंचुरी। तो उन्होंने साफ तौर पर इन्होंने कह दिया कि हम जो भी बनाएं वो ह्यूमैनिटी के लिए हो। उन्होंने आगे ये भी कहा, और 2-3 बार उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया, फॉर गुड फॉर ऑल। आपकी प्रतिक्रिया? जी नमस्कार। देखिए प्रधानमंत्री का जो संबोधन था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है एआई को लेके, और ये इसमें महत्व देना चाहिए कि आज किसके पास ये टेक्नोलॉजी है, कौन इसको एक प्रभावी रूप से इसको सक्रिय तरीके से इसका प्रयोग कर रहा है। तो कंपनीज के ऊपर ज़्यादा अटेंशन है, और इस संदर्भ में अगर इस सम्मेलन को देखा जाए तो, और प्रधानमंत्री का जो उन्होंने जो वहाँ पे स्टेटमेंट दिया और बताया, वो इस बात को दर्शाता है कि ये एक ऐसा चुनौती का समय है मानवता के लिए, जहाँ पे एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल आविष्कार से पूरी मानवता की जो इतिहास है वो बदल सकती है, और बदलने जा रही है, शुरू हो चुका है। तो उन्होंने आह्वान किया है कि हमें मिलजुल के एक सामूहिक तरीके से जो है इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, उसका सदुपयोग किया जाए, और ना कि किसी लोगों के पास, कुछ कंपनियों के पास, कुछ देशों के पास इस जो है ये जो एकाधिकार हो, उसको छोड़ दिया जाए। यानी सम्मिलित तरीके से मानवता के लिए सामूहिक रूप से
जिसमें कि सबका भला हो और सबका विकास हो, और जो वो भारत का एक मंत्र है सबका साथ सबका विकास, जो उन्होंने देश के अंदर के लिए कहा था, बिल्कुल। आज वो विश्व स्तर पे उसी मंत्र को लेके आज प्रधानमंत्री उतरे हैं पेरिस में और बताना चाह रहे हैं कि देखिए भारत का जो एक विजन है सबका साथ सबका विकास, इस नए तकनीकी युग में किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है प्रोफेसर बाबा, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? आपको क्या लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री ने ये उम्मीद जाहिर की है, उन्होंने एक विश्वास व्यक्त किया है कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन एआई को लेकर जो एक अभी वैश्विक युद्ध छिड़ा हुआ है अमेरिका और चीन के बीच में, इन स्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हम किस दिशा में जाएंगे, पूरा विश्व किस दिशा में जाएगा? देखिए, मैं इस बात को लेके मुझे ये संतुष्टि लगती है कि सबसे पहली बात ऐसा एक सम्मेलन हो रहा है, वो उस बात का हमें एक उदाहरण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सामूहिक रूप से काम करने के लिए जो है एकजुट होने के लिए वो तैयार है। यानी राजनीतिक तौर से राष्ट्रों को तैयार होना पड़ेगा। 100 से अधिक जो है उच्च अधिकारी, देशों के राज्याध्यक्ष, सब लोग वहाँ पे उपस्थित हैं। तो सबके सामने ये एक अहम प्रश्न है कि किस तरीके से मिल के काम किया जाए, वो सबसे पहला एक मुख्य बात है। और क्योंकि 2 राष्ट्रों ने मिल के सामूहिक रूप से इसका संचालन कर रहे हैं, यानी एक तरफ फ्रांस है, पेरिस में सम्मेलन हो रहा है, भारत यहाँ पे जॉइंट होस्ट हैं, तो उसका मतलब है आप जैसे अभी मेरे मित्र ने बताया कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक आप इससे क्या सिग्नल दे रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी राष्ट्रों से, यानी कि विकसित देश और विकासशील देश सामूहिक रूप से करेंगे। ये एक वो समय है जहाँ पे हम अलग हो नहीं सकते, लेकिन समस्याएं बहुत हैं, क्योंकि देखिए असलियत जो है और जो आप एक अपने लिए एक मार्गदर्शन के लिए एक चित्र बनाते हैं, उसमें बहुत फासला है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ देश इसमें, यानी कि हमें आपके पास सुपर कंप्यूटर होने चाहिए, भारत उस देशों की गणना में उसमें शामिल है, लेकिन उतने अधिक हमारे पास नहीं है। तो हमें कहाँ से अभी एक हमें संकेत मिलता है कि अभी कुछ दिनों पहले, 1 हफ्ते पहले जब बजट पेश किया गया था, तो उसमें भारत सरकार ने सुपर कंप्यूटिंग के लिए प्रावधान किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है 10 महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं जिनके पास बहुत अधिक सुपर कंप्यूटिंग की क्षमता है। और दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है डेटा। जो राष्ट्र, जो कंपनी आज डेटा उसके पास है, वो उसमें सबसे अहम स्थान पे पहुंच जाएगा, यानी रेस में वो सबसे अग्रण्य है। ठीक है। तो किस तरीके से सुपर कंप्यूटिंग, डेटा, टेक्नोलॉजी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको किस तरीके से सम्मिलित किया जाएगा। तो मुझे ये उम्मीद है कि हमें यहाँ इस सम्मेलन से, अंतर्राष्ट्रीय हम सभी को ये उम्मीद करनी चाहिए कि जी मार्गदर्शन मिलेगा। बिल्कुल, हम सभी को ये उम्मीद करनी चाहिए कि किस तरह से ये जो एआई है वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से उसका इस्तेमाल हो सके, पूरी मानवता के लिए इस्तेमाल हो सके लिए, और सब, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि फॉर गुड फॉर ऑल, इस पर काम हो सके, हम सभी उम्मीद करते हैं। आप सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसके और भी जो पहलू उस पर विस्तार से बात करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में, और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, बहुत सारी अहम बातें कहीं, और जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो एआई तकनीक है, ये जो एआई मॉडल है, वो सबके लिए होना चाहिए, सबके भलाई के लिए होना चाहिए,
और सबके लिए होना चाहिए। बड़ी बात एक बार फिर से आपके सामने, एआई के लिए साझा मूल्य और सबके लिए होना चाहिए। ग्लोबल साउथ सहित सबके लिए उपलब्धता पर बात हो, इस बात का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी हम इसको शेयर करें। उन्होंने कहा कि एआई में लाखों जीवन बदलने की क्षमता है और हम इसके इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी समझने की ज़रूरत है। विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में काम हो, तमाम जो देश हैं वो इस दिशा में काम करें, विश्वास की दिशा में और साथ ही साथ पारदर्शिता की दिशा में। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि साइबर सिक्योरिटी और डीप फेक की चुनौतियों पर जो तमाम देश हैं वो मंथन करें कि इससे हम कैसे पार पा सकते हैं साइबर सिक्योरिटी और डीप फेक की चुनौतियों से। एआई सेंट्रिक जो भविष्य है उसके लिए हम कैसे अपने कौशल का विकास करें, इस पर भी जोर देने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत ने डीपीआई के जरिए एक बहुत ही अच्छा सा एक सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और उन्होंने साझा भी किया है बाकी देशों के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। जन कल्याण के लिए एआई तकनीक विकसित कर रहा है भारत। तो किस तरह से एआई तकनीक और उसके ज़रिए जन कल्याण की भावना वो भारत के मूल मंत्र में है, उसकी भावनाओं में निहित है और उसके ज़रिए जन कल्याण के ज़रिए ही वैश्विक कल्याण हो, इस बात का जिक्र कर रहा है भारत। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि चूँकि ये जो एआई जो इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं उसमें बहुत भारी मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस विषय पर भी सोचना चाहिए और किस तरह से हम एक सस्टेनेबल एनर्जी हम इसको दे सके और उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें हो सके, हम उस पर बात करें तो काफ़ी अच्छा होगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी जिक्र किया। हम जानते हैं कि फ्रांस भी उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक साझेदार है, सहभागी है। तो इसके ज़रिए भी हम कैसे आने वाले दिनों में इस पर काम कर सकते हैं, हम इस पर बात कर सकते हैं। और हम अपनी चर्चा जब हम कर रहे थे तो ये एक विषय छूट गया था, हम इस पर चर्चा करेंगे। अशोक सज्जन हर्ष, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सस्टेनेबल तरीके से हम एनर्जी कैसे इसके डेवलपमेंट के लिए हम दे सकें, हमें इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम एआई के इस मॉडल पे हम सोलर एनर्जी या इस तरह के जो ऑल्टरनेटिव सोर्स हैं उस पर ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, क्योंकि पूरी दुनिया चाहे अब एआई हो या ना हो रिन्यूएबल्स की तरफ जा रही है। क्योंकि भारत के भी अगर आप देखें, हम करीब 85 से 90% हमारा जो भी ऊर्जा के लिए है हम उसको बाहर से, फॉसल फ्यूल्स को बाहर से बुलाते हैं, मंगाते हैं। परंतु वो तो एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर निर्भर हैं तो बिल्कुल एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है। तो हमको अपने आप इसको बनाने की आवश्यकता है। रिन्यूएबल एनर्जी को हमें फिर से इसको इस्तेमाल करने की, इसको आगे ऊर्जा को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसीलिए 2015 में जब COP21 हुआ वहाँ पर पेरिस में, तो तब फ्रांस के राष्ट्रपति उनके साथ और भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और अब उसके करीब 100 से ज़्यादा उसके सदस्य बन चुके हैं। तो इसीलिए हमें रिन्यूएबल्स की तरफ जाना चाहिए, एक तो जनरली। परंतु जब हम एआई की बात करते हैं सिंह जी, तो तब ये देखा गया है जो एआई बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा का प्रयोग करती है। और इसीलिए अगर हमको जो फॉसिल फ्यूल से है उसकी ऊर्जा से हमको इसको अगर लेना है तो पूरे पर्यावरण के लिए बहुत ही ये मुश्किल होगी, बहुत ही दिक्कत होगी। तो हमको एक ग्रीन फ्यूचर की ज़रूरत है, हमको एक स्मार्ट फ्यूचर की ज़रूरत है, जिसको कि हमें जिसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये भी उन्होंने एक संदेश दिया है पूरे विश्व को, और मेरे विचार से आज के ज़माने में ये संदेश और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा है जो अमेरिका ने पेरिस अकॉर्ड से वो बाहर निकल गए हैं, और अमेरिका पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है, जिसका कार्बन गैस एमिशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, करीब पूरे विश्व के 18 से 20% हैं उनके। तो इसीलिए अगर ऐसी चुनौतियां वहां पर हैं और एआई की चुनौती और आ जाती है तो पूरे विश्व को और कमर कस के इससे मुकाबला करना होगा। प्रोफेसर राजन, जिस बात का जिक्र अशोक सर कर रहे हैं, इससे तो और भी ज़्यादा अगर हम ग्रीन फ्यूल की तरफ नहीं गए तो जो कार्बन एमिशन है वो और भी बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एआई के मॉडल को बनाने में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ग्रीन फ्यूल की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आईएसए उसके लिए एक अच्छा मॉडल है।
जी बिल्कुल। देखिए, जो अभी जितना ज़रूरत होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं इस इलेक्ट्रिसिटी का, उससे भी महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था, उससे मैं यह समझता हूँ कि उन्होंने एक तरह से जो ग्रीन एनर्जी कमिटमेंट है हमारा, उसको उन्होंने उस पे जोर दिया है। क्योंकि अभी हो यह रहा है पूरे जो पश्चिमी देशों, खासकर जो अमेरिका की बात करूँ, कुछ यूरोपियन देश के जो राइट विंग जो पार्टीज हैं वहाँ पे, तो वो यह बोल रहे हैं कि अब वो जो ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें नहीं जाके फिर से जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस हैं उसको रिस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने तो वो सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देके जो पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किए थे, जो कि एनर्जी ड्रिलिंग इत्यादि को जो बंद किया था और कोल को जो बंद किया था, उसको फिर से उन्होंने एक ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में सबको खत्म कर दिया है। अगर 2-3 दिन का ट्वीट देखेंगे तो अब ये बोल रहे हैं कि वो प्लास्टिक का जो स्ट्रॉ था अब वो फिर से यूज होगा, क्योंकि पेपर का उनको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है या इससे कुछ हो नहीं रहा है। तो इस ढंग का जो एक माहौल बन गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद, तो हमारी जो भारत की इसमें प्रतिबद्धता जो है, उससे ये दर्शाता है कि भारत जैसा देश अगर कमिटेड रहेगा तो ग्रीन एनर्जी के इश्यूज पूरे विश्व में प्रबल रहेंगे। क्योंकि भारत जब इस पे कमिट करता है तो इसका मैसेज पश्चिमी देशों को भी जाता है, बट उससे भी ज्यादा जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं उस पे जाता है। अगर भारत, और यह भी अब हो रहा है कि अब आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अमेरिका के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जो उभरती शक्तियां हैं उसमें उनको लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, और वहां पे अब स्टेप इन करने की जरूरत है चीन, भारत इत्यादि जैसे देशों को, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, हमें अपने रिसोर्सेज को उस ढंग से प्रयोग करना है कि हम अपने पॉपुलेशन को खिला पाए, सारे लोगों को एनर्जी दे पाए और विश्व में जो फ्यूचर है उसको भी बचा के रख सकें। तो इस कारण से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, वो ग्रीन एनर्जी को एम्फसाइज किया। प्रोफेसर बाबा, आपको क्या लगता है कि भारत, चूंकि अभी प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि ये पूरा एआई जो है वो अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, डाउन स्टेज में, DAWN डाउन स्टेज में उन्होंने कहा, ऐसे में भारत की स्थिति क्या है? भारत के पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कितनी है और किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं ग्रीन फ्यूल की दिशा में? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो एक नए टेक्नोलॉजी ने चारों तरफ तहलका मचा ही दिया है, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये शिखर सम्मेलन हो रहा है। तो भारत के सामने दोनों एक अपॉर्चुनिटी है और चुनौतियां भी है। देखिए, हम अपनी जो ऊर्जा की जो हम उसकी खपत जो हो रही है, और अगर एआई का इस्तेमाल किया जाएगा तो ऊर्जा की खपत स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाएगी, निरंतर बढ़ेगी, क्योंकि उसको बहुत, जो बड़े कंप्यूटर्स चलते हैं उनको बहुत ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो वो तो रहा कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी को धीरे-धीरे जितना भी अपनाते जाते हैं तो उतना ही हमारी ऊर्जा की खपत है वो बढ़ती जाएगी। दूसरी ओर भारत ने ये तय कर ही लिया है कि जो हमारा जो एनर्जी का रिसोर्स है और जो एनर्जी का बास्केट है, उसमें हम किस तरीके से जो है पेट्रोलियम का जो उसमें परसेंटेज है उसको कम किया जाए और दूसरे स्रोतों से हम ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं। तो निरंतर भारत इस तरफ अग्रसर है। अगर आप देख सकते हैं, आपने अभी बताया, उसका हवाला दिया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो फ्रांस के साथ मिलके लॉन्च किया गया था, दूसरा प्रधानमंत्री के जो द्विपक्षीय बातचीत होगी फ्रांस के साथ, उसमें भी देखिए ऊर्जा एक अहम मुद्दा है। फ्रांस के साथ इस पे बहुत गंभीर इस पे जो है बातचीत होगी, किस तरीके से शायद न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाया जाए। भारत दूसरी ओर यहाँ पे दक्षिण एशिया में देख रहा है कि किस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी बढ़ाए। तो यानी कि निरंतर भारत, चाहे ये टेक्नोलॉजी आने के पहले से ही इस तरफ अग्रसर है कि जो हमारी जो ऊर्जा की खपत है, विकास के लिए, देखिए ऊर्जा के बिना विकास हो नहीं सकता है। तो विकास के लिए ये, क्योंकि जितना आवश्यक है उतना ही अब एआई के आने से, एआई का उसमें जो है मिलने से क्या होगा, डिमांड डबल हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसके आगे प्रधानमंत्री, उसके बाद अमेरिका भी जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये द्विपक्षीय जो बातचीत है इसमें हमें कोई नए और चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है। अशोक सर, पानी पीना चाह रहे हैं? पी लीजिए पानी। मेरा सवाल, आप सुनते भी रहे, मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इन तमाम बातों का जिक्र किया और एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने इस मंच पर भी ग्लोबल साउथ का नाम लिया, और हम जानते हैं कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत ने अपने आप को बीते वर्षों में काफ़ी पुरजोर तरीके से स्टैब्लिश कर लिया है। ग्लोबल साउथ का कैसे कल्याण हो, कैसे उनका विकास हो, भारत ने इसको लेकर हमेशा से ही एक्टिव रहा है। ऐसे एक बार फिर से एआई के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। आपको लगता है कि
प्रधानमंत्री की ये जो सोच है कि भारत के साथ साथ जो ग्लोबल साउथ के जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको वो उनके साथ कोई भेदभाव ना हो इस टेक्निकल एनहांस में, उनको भी हम साथ लेकर चले, प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आप मुझे इजाज़त दें सिम जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जो हम ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे और आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे थे इससे पहले जी, तो देखिए हमारे बजट में हमने अभी ये इंट्रोड्यूस किया है जो हमारा जो लायबिलिटी प्रोविजन है, जिसकी वजह से आपको याद होगा 2008 में तो हमने वो कर दिया था, सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन कर दी थी, परंतु अब 17 साल हो गए हैं, ना अमेरिका से ना फ्रांस से कोई भी हमारे यहाँ पर वो नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर अभी नहीं बन रहा है उसी क्लॉज की वजह से, उसी क्लॉज की वजह से। और वो फाइनेंस बिल में इस बारी कहा गया है जो उसको हम बदलाव करेंगे। और दूसरा है जो उसमें हमने कहा है जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और मीडियम मॉड्यूलर रिएक्टर्स, उसके लिए भी, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रांस के पास भी है, वो अमेरिका के पास भी है। अमेरिका के पास तो हालांकि अभी वो नहीं बनाता है, वेस्टिंग हाउस भी उसने तोशिबा को दे दिया है, परंतु फिर भी टेक्नोलॉजी कुछ पार्ट्स वगैरह के लिए है। तो इसके बारे में बातचीत हो सकती है। अभी हमारे पास करीब 22 रिएक्टर हैं अपने देश में, 6,950 हम उससे मेगावाट एनर्जी जनरेट करते हैं। तो अब अगर आगे ये वाला बन जाता है, जैतोपुर प्लांट बन जाता है, 1,650 मेगावाट का वो है, हमारे एआई मिशन के लिए काफी फायदेमंद तो बहुत, और उसके लिए भी, जिंदगी के लिए भी और एआई मिशन के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। और जो दूसरा आपने कहा है ग्लोबल साउथ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इसमें हमको मुखरित होने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहले थे जो कि उन्होंने, आपको याद होगा 2023 में हमने शुरुआत की अपने 1 जनवरी 2023 को, और 11-12 जनवरी को हमने पहला ग्लोबल समिट ऑफ द साउथ ऑर्गेनाइज किया, जिससे कि हम सभी 125 देशों से जिन्होंने उसमें भाग लिया उनसे बातचीत कर सके, उनसे पूछ सकें जो आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं, आपकी क्या कंसर्न्स हैं, और उनको सबको हम उसमें जो G20 का फाइनल डॉक्यूमेंट है, तो चाहे वो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वो डेट हो, किसी भी प्रकार का इशू हो, वो हमने उसके अंदर डाला। और फिर नवंबर में हमने दोबारा से एक और सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट किया, जिसमें उनको बताया गया जो हमने क्या किया है। पिछले साल तीसरा हमने उसको किया, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच होता है उसके ऊपर भारत हमेशा ग्लोबल साउथ, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके मुद्दों को उठाता है। इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बहुत देश ऐसा बोल रहे थे जो भारत के थोड़ा विरुद्ध है, नहीं चाहते हैं जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर पूरे विश्व में उभरे। वो कहते हैं देखिए, भारत अमेरिका के इतने करीब है, अमेरिका के साथ आपकी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, आप कैसे ग्लोबल साउथ का आप लीडरशिप कर सकते हैं, आप उसको कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भारत ने अपने काम से, जिसे कहते हैं वॉक द टॉक, वो हमने करके दिखाया है, जो हमारे और सभी देशों के साथ संबंध बड़े अच्छे हों, परंतु फिर भी जो इनके हित हैं, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के हित हैं, उनको हम सर्वोपरि रखते हैं। चाहे नॉर्मल चीजें, डेट हो, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, परंतु जो आगे आने वाली तकनीक है जैसे एआई है, उसमें भी हम चाहते हैं जो कुछ भी बनता है, इट शुड बी फॉर गुड, इट शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड एंड इट शुड बी फॉर ऑल। तो डॉक्टर राजन, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया और काफ़ी वो ऑप्टिमिस्टिक थे कि ये आने वाले दिनों में एक अच्छे के लिए, ग्लोबल गुड्स के लिए होगा और ग्लोबल सब के लिए होगा, फॉर ऑल हो। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि जैसे उन्होंने डीपीआई का एग्जांपल दिया कि ये डीपीआई जो है वो ओपन सोर्स है, और जो भी कंट्री चाहता है कि इस मॉडल को अडॉप्ट करना है, तो हम उसके साथ उस तकनीक को, उस कोड को हम शेयर करते हैं। क्या एआई के साथ भी हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में हम इस तरह के ओपन सोर्स रखेंगे और जो तमाम देश हैं वो बाकी देशों को भी वो उसमें हेल्प करेगा? जी नहीं, बिल्कुल मत सोचिए असीम कि कोई भी देश टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा या कोई भी कंपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा और आपसे विलिंगली शेयर करेगा। वो उसी एक्सटेंट तक शेयर करेगा जब तक कि उसको फायदा होगा, उसके बियॉन्ड वो नहीं करेगा। गूगल, जीमेल आप फ्री कर सकते हैं, लेकिन गूगल में बाकी सब चीज जो आपके डेटा को कंट्रोल कर रहा है, उससे जो फायदे को उठा रहे हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने देखा कि कोविड वैक्सीन की जो बात हुई थी, तो कितने देशों ने आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर किया? नहीं किया था।
तो इसलिए यह मान के बिल्कुल भी नहीं चलें कि वो डेवलप कर रहे हैं, इतने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस लगा रहे हैं अमेरिका और वो आपके साथ टेक्नोलॉजी, या फिर वो तो आपको सेमीकंडक्टर चिप्स भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं मान के चलें, और आपको ऑटोनमस इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट करने की जरूरत है, और उसमें आपको हार्डवेयर की जरूरत है, जिसमें एक सेमीकंडक्टर चिप जो जिस ढंग की निविडिया 100 इत्यादि जो बना रहा है उस ढंग के आपको बनाने की जरूरत है, या जो ताइवान की कंपनी है उससे हमारा कॉपरेशन और एग्रीमेंट भी हुए थे चिप्स बनाने के। तो हार्डवेयर बनाने की जरूरत है, टैलेंट की कमी नहीं है। आपका यहाँ से अमेरिका तक अगर देखें तो टैलेंट भरा हुआ है आपके पास, इंजीनियर की कमी नहीं है, मैथमेटिशियन स्टेटिस्टिशियन जिसकी जरूरत होती है प्रेडिक्टिव मॉडल बनाने के लिए उसकी वो हमारे पास उसकी कमी नहीं है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए जो सारी चीजें टैलेंट चाहिए वो सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, R&D की जरूरत है। तो इस इंस्टीट्यूट्स में आपको जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें AI पे फंडिंग करके इसको काफी डेवलप करना पड़ेगा, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि ये फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको काफी इस पे खर्च करने की जरूरत है जी। और लेकिन हमें दूसरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। हम सहयोग करेंगे और ग्लोबल गवर्नेंस की बात करेंगे, उसको रेगुलेट करने की बात करेंगे, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट और सक्षम होनी चाहिए। ठीक है, हमें इस दिशा में भी जैसा कि डॉक्टर राजन और सभी ने कह रहे हैं कि हमें इसमें भी आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, हमें किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के जब वापस आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं और हम बात कर रहे हैं AI को लेकर, AI के वर्तमान को लेकर, AI के भविष्य को लेकर। और प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ही AI एक्शन समिट को संबोधित किया है। बहुत सारी अहम बातों का उन्होंने जिक्र किया और इन बातों के क्या कुछ मायने हैं, आज हम इसी पे अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर बाबा, आपके पास में आना चाहूँगा। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमारा जो ये G20 में जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ये हम AI रिस्पॉन्सिबल एक AI बनाएं, और इसको लेके बीते कई वर्षों में G20 के तमाम जो सत्र थे उनमें भी हमने देखा कि इसको लेके एक रिस्पॉन्सिबल AI हम कैसा हो सकता है, हम इसको लेकर चर्चा करें, हम इसको लेके बनाएं। आपको लगता है कि भारत तो इस दिशा में काफ़ी ये इस बात को लेकर काफ़ी मुखर है कि एक ट्रस्ट हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो इस तरह के मॉडल बनाने में। बाकी देशों को लेकर क्या कुछ विचार है, चाहे वो चाइना की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, या फिर दूसरे देशों की बात कर लें, वो कितना आगे बढ़ पाएंगे जिसमें कि ट्रस्ट भी हो और ट्रांसपेरेंसी भी हो? देखिए, AI एक चुनौती भी है क्योंकि इसमें कुछ देशों के पास और कुछ कंपनियों के पास आज टेक्नोलॉजी में वो अग्रसर हैं। और अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें, और जहाँ पे भारत ने अपना मुद्दा या स्टैंड बहुत बखूबी रखा है G20 के शिखर सम्मेलन से, पूरा साल भारत ने ये दिखाया कि किस तरीके से आप जो दो शब्दों का बार बार आप प्रयोग कर रहे हैं, जो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की बात है, यानी कि आपस में देशों के बीच में किस तरीके से एक साझेदारी हो, समन्वय हो। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि सबको पता है कि किस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति को अगर आज देखें तो वो आपके अंदर इस तरीके की खुशी की लहर नहीं उठती है कि आप ऑटोमेटिकली सोचेंगे कि पारदर्शिता सब कुछ है और देशों के बीच में बहुत आसानी से समन्वय हो जाएगा। तो उस संदर्भ में ये शिखर सम्मेलन खास तौर पे इस समय ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही अहम स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि जनवरी 20 तारीख को जब ट्रंप सरकार जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी स्वेरिंग इन हुई, तो एक ट्रंप 2.0 शुरू हुआ। उसके साथ बहुत अटकलें लगाई गई थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो इस वक्त ये एक प्रश्न उठता है कि कौन सा देश, कौन सा राष्ट्र सामूहिक रूप से अपने आप के अलावा किसी और के भी इंटरेस्ट, किसी और के बारे में भी सोच सकता है। तो यहाँ पे भारत ने इस अहम भूमिका को निभाने के लिए अपने ऊपर ये जोखिम उठाया है, मैं कहती हूँ, क्योंकि शायद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अब एक ऐसा देश है जो ग्लोबल साउथ से है, जिसकी इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान है
वो किस तरीके से अपने आप से, अपने टेक्नोलॉजी से देश के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसने भारत ने बखूबी करके दिखाया है। तो ये एक बहुत अहम वक्त है इतिहास में कि क्या हम ये जो एक टेक्नोलॉजी है, इसको एक सामूहिक रूप से पूरे जो प्लैनेट है, पूरे विश्व स्तर पे सबका उत्थान करने के लिए कैसे लेके आए। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें अलग-अलग किस्म के मुद्दे हैं, तो ये एक हमें क्या आगे हमें ऐसा मार्ग मिलेगा जब एकजुट जाके चल सकते हैं, तो वो बहुत ही मानवता के लिए महत्व रखने वाला है। ठीक है, लेकिन अशोक सर, क्या ऐसा हो सकता है, मैं ये एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या अभी भारत चूंकि एआई मिशन पे काम कर रहा है, आने वाले दिनों में हमारा एक बेस्ट एआई मॉडल भी आएगा, अभी की स्थिति में जो एआई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें काफ़ी पैसे लग रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि भारत अगर कोई ऐसा एआई मॉडल लेकर आए जो कि बहुत ही कम दाम में उसका इनपुट जो कॉस्ट है वो कम ना हो जाए और वो मॉडल फिर पूरे वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटेबल भी हो और लागत के लिए भी हिसाब से कम हो और लोग उसको अडॉप्ट भी करें, क्या ऐसा हो सकता है? जी, मेरे विचार से बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए उसमें हमारा पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अपने आप भारत की क्षमता को बताता है और भारत के इंटेंट को बताता है। क्योंकि देखिए क्षमता तो बहुत देशों के साथ हो सकती है, देशों के पास हो सकती है। जैसे अभी जिक्र हुआ कोविड-19 में वैक्सीन्स का, तो बहुत जो विकसित देश थे उनके पास अपनी पूरी जो जनसंख्या है उससे 8 गुना ज्यादा उनके पास वैक्सीन्स थे, परंतु किसी भी डेवलपिंग कंट्री को उन्होंने देने को मंजूर नहीं हुए, मना किया। ये भारत एक ऐसा देश है, देखिए भारत में 16 जनवरी 2021 को हमारी अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई, जबकि ये हुआ जो भी डॉक्टर्स हैं, जो कि फ्रंट उसमें हैं, उन सबको वैक्सीन किया जाए। और 20 जनवरी 4 दिन के बाद हमने यही वाली वैक्सीन अपने जो नेबरहुड में है, चाहे वो बांग्लादेश, श्रीलंका, सब देशों को मिलियंस की क्वांटिटीज में हमने उनको भेजनी शुरू की। तो देखिए भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी इसको वेपनाइज नहीं किया। चीन ने भी इसको वेपनाइज किया, जो आप हमारा ये करोगे, ये मानोगे, हमारे ऊपर आप आरोप नहीं लगाओगे, जो ये उधर से वायरस वहां से निकला है तो हम आपको थोड़ा देंगे। भारत ने कोई ऐसी कंडीशनैलिटी नहीं लगाई। तो मेरे विचार से भारत का जो इसमें ट्रैक रिकॉर्ड है, भारत का जो कद है, इस हिसाब से बहुत आगे आया है। और इसीलिए मैं समझता हूं जो चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो हैं ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए यूनाइटेड नेशंस में, जबकि एक के बाद एक विकासशील देशों ने सामने आए और उसने कहा जब हमको जरूरत थी तब एक देश अगर सामने आया तो वो भारत था जिसने हमको ये वैक्सीन दिए। तो इसीलिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड असीम जी बहुत अच्छा है। और जो विकसित देश हैं उनको भी ये पता है, जो भारत के साथ मिलकर काम करने में उनको फायदा होगा, क्योंकि टैलेंट इस समय भारत के पास है। तो इसीलिए अगर हम साझा करेंगे तो दोनों को फायदा होगा। और फिर वो चाहते भी हैं जो अगर ये और देशों के, क्योंकि अगर सस्टेनेबिलिटी और तरीके से चाहिए, जो अगर और सब देश गरीब रहें, अंडर डेवलप्ड रहें और कुछ पॉकेट्स रहें प्रॉस्पेरिटी के, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है। जी ऐसे, लेकिन डॉक्टर राजन, जैसा कि हमने कहा कि जैसा कि भारत ने बहुत ही कम खर्चे में मंगलयान को हमने मंगल ग्रह पर पहुंचाने का काम किया, बहुत ही कम खर्चे में हमने चंद्रयान पे हमने काम किया। क्या यही मेरा सवाल कि क्या आने वाले दिनों में ग्लोबली एक जो देश हैं वो भारत की तरफ क्या देख सकते हैं कि भारत एक ऐसा कम पैसे में एक ऐसा बेहतर मॉडल बना सकता है एआई को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर कि हम उसको ले भी सकते हैं, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री में? देखिए, आपको टेक्नोलॉजी डिसरप्ट करने की अगर जरूरत, देखिए दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो कि जो ऑलरेडी हमारे जो मॉडल्स हैं, जो चैट जीपीटी का मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, या फिर जो डीपसीक यूज़ कर रहा है, उसको रीबिल्ड करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं। एक तरीका जो होता है वो डेवलपर करने का ये है। दूसरा कि आप जो प्रेडिक्शन के मॉडल हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अलावा, मशीन लर्निंग के अलावा अगर थर्ड किसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो उसकी संभावना है। तो मुझे लगता है भारत जो करने की
की कोशिश कर रहा है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल मॉडल्स हैं उसको ट्विक करके अपने फेवर में क्या कर सकते हैं, उसकी संभावना अभी उसमें जल्दी आपको दिखेगा। लेकिन भारत में देखिए, भारत के पास स्किल्ड मैन पावर है, भारत के पास इकोनॉमी है, अभी भारत के पास हमारे मार्केट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चाहिए आपके पास डेटा। क्योंकि जब तक आपके पास ह्यूज सेट ऑफ डेटा नहीं हो, चाहे हेल्थ, एग्रीकल्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि का, तो उसको आप कैसे प्रिडिक्ट करें कि उसके क्या डिसरप्शंस हो सकते हैं, क्या यूज और मिस यूज हो सकते हैं। तो वो जो डेटा है वो भी भारत के पास है, और यही कारण है कि ये जो विदेशी कंपनियां, पश्चिमी की कंपनियां हैं, वो भारत से सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि कोई सर्टन अगर उन्होंने डेवलप किया तो उसको अगर टेस्ट करना हो तो भारत के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, डेटा भारत ज्वाइंटली कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो आकर्षण का कारण इकोनॉमी, डेटा, स्किल मैन पावर इत्यादि हैं। ऐसे में डॉक्टर बाबा, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें R&D पर भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वक्त की स्थिति क्या, और आने वाले दिनों में बड़े शहरों में, छोटे शहरों में R&D को लेकर और AI को लेकर जो डेटा लैब्स हैं उसको खोलने की ज़रूरत होगी, ताकि जो हमारे यंग जनरेशन है वो जा सके, समझ सकें, अपने आप को स्किलिंग और रीस्किल कर सकें। सही बताया आपने। देखिए, अगर हमें इस रेस में, AI के रेस में आगे निकलना है तो वैज्ञानिक तरीके से हमें पूंजी का निवेश उसमें करना पड़ेगा कि हम केवल बड़े शहरों में नहीं, बट जो हम कहते हैं Tier 2 सिटीज, क्योंकि भारत में देखिए कौशल बहुत है और क्षमता भी बहुत है। अब ये है कि हम लैब्स का प्रावधान करें, और अभी पिछले बजट में, जैसे मैंने पहले भी बताया, इस पे खास सरकार ने अपनी नज़र डाली है और इसके लिए प्रावधान करा है। और अगर आप देखें कि कहाँ-कहाँ पे बड़े कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे ये काफ़ी बड़े शहरों को छोड़ के दूसरे जो साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें भी लगाए जा रहे हैं। तो एक तरीके से भारत में एक आप कह सकते हैं कि रणनीति तैयार हो चुकी है कि हमें इसमें दूसरे देशों के साथ जो वो कर रहे हैं उस तरीके से नहीं कर सकते। हमने ये कर दिखाया है अपने मंगलयान से और चंद्रयान से कि हमारे अंदर क्षमता, वैज्ञानिक क्षमता, कौशल और जो साइंटिफिक नॉलेज और टेम्परामेंट है, तो उसको अगर हम इस क्षेत्र में भी लगाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमें काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने इस AI एक्शन समिट को संबोधित किया तो क्या कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कही। आइए फिर से आपको सुनाते हैं। AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture, and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost. It is built around an open and accessible network. It has regulations and a wide range of applications to modernize our economy, reform governance, and transform the lives of our people. We have unlocked the power of data through our data empowerment and protection architecture. And we have made digital commerce democratic and accessible to all.
This vision is the foundation of India's national AI mission. तो भारत का क्या कुछ एआई मिशन है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री एक बार फिर से इस ग्लोबल मंच पे कर रहे थे। हमारे पास समय की कमी है। आखिरी में कमेंट डॉक्टर राजन आपसे लेना चाहूँगा, एआई का भविष्य बहुत संक्षेप में कैसे देखते हैं आप आज के बाद से? एआई का भविष्य काफ़ी उज्जवल है और हर एक जगह पे, चाहे पॉलिटिक्स हो, सिक्योरिटी हो, एंकरिंग और एक्सपर्ट कमेंट्स हो, टीवी, एजुकेशन, साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एग्रीकल्चर, सारे जगहों पे इसके प्रयोग बढ़ने वाले हैं और काफ़ी बृहद पैमाने पे बढ़ने वाले हैं। तो ये इसके काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे और काफ़ी आपको खर्च भी कम होगा कि सारे, जैसे अभी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको अमेरिका या कहीं जाने की इलाज करवाने की जरूरत नहीं, उसके प्रिस्क्रिप्शन आप इनसे भी कई बार ले सकते हैं और उसको फिर वेरीफाई करवा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें एआई से लिंक होने वाली हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हैं जिसको कि आपको रोकने की जरूरत है और इसी के लिए रेगुलेशन एट स्टेट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको करने की जरूरत है। लेकिन भविष्य काफी उज्जवल। जी प्रोफेसर बाबा, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य है एआई का? देखिए, एआई हमारे जिंदगी का एक अहम सच्चाई बन चुका है और आने वाले समय में ये कोई ऐसा मानव का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जो इससे प्रभावित नहीं होने वाला है। तो ये उस समय का आह्वान दे रहा है कि हम एक सामूहिक रूप से किस तरीके से इसको अपने जीवन में और भी अच्छी तरीके से इसका संयोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर मानवता के लिए ये खतरे की एक निशानी भी बन सकती है। तो इसका किस तरीके से संचालन किया जाएगा, रेगुलेशन कैसे बनाए जाएंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस शिखर सम्मेलन से जो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो एक डिवाइड है, शायद इस एक पहल से उस डिवाइड में हम पहला एक कदम उठा सकते हैं जिसमें हम सामूहिक रूप से सबके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो फॉर गुड एंड फॉर ऑल, प्रधानमंत्री के इसी विजन और इसी मंत्रा के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। प्रोफेसर बाबा और प्रोफेसर राजन कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर पहले हमारे साथ अशोक सज्जनहार भी जुड़े हुए थे, तो अशोक जी का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम एआई पर महामंथन के इस विशेष कार्यक्रम बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।